मेरी मंगेतर जब मेरी भाभी बन गई तो मैंने अपने पत्थर दिल पिता से बूस अरब ऐंठे और जिंगबे, वो शहर जिसने मुझे तोड़ दिया, उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, मेरी मंगेतर मेरे भाई के साथ भाग गई है। यह नौजवान अब आधिकारिक तौर पर सिंगल और उपलब्ध है। वह फोटो जिसके लिए मैंने लाखों चुकाए थे, एक सेकंड के भीतर उसकी सहेलियों ने सेबल का फोन धमाकों से भर दिया। सेबल, क्या तुम सच कह रही हो? रिवेन इतना हैंडसम है, कोई भी लड़की उस पर मर मिटेगी। मैं खुद बमुश्किल खुद को संभाल पा रही हूँ और तुम उसे यूं ही सिंगल छोड़ रही हो। जैसे ही सेबल को मेरे जाने का पता चलता है, वो घबरा जाती है। वो अपने असिस्टेंट को मुझे फौरन ढूंढने का हुक्म देती है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वो उसके होश उड़ा देता है। मैं देश छोड़ चुका हूँ। मिस शेन, आप जैसी हस्ती इस वक्त विदेश यात्रा नहीं कर सकती। इस बार शायद वो वाकई तुमसे तंग आ चुका है। सेबल की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। उसे एक पुरानी बात याद आती है, क्लब में हुई वो बातचीत। सेबल, तुम्हारे उस छोटे से प्यार के ठिकाने से आ रही हो, है ना? वो रिवेन काकी वैसे तो किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन तुम्हारे सामने वो कितना नरम और चिपका हुआ रहता है। उसे देखकर मुझे जलन होती है। तुम शादी कब कर रही हो उससे? मैं वहीं जम जाता हूँ। दिल जोरों से धड़क रहा है, उम्मीदों से भरा चेहरा, पर वो कहती है सिर्फ मजे कर रहे हैं। शादी कर लो प्लीज। उसका लहजा बेहद हल्का था। ये शब्द उसके लिए हल्के थे, लेकिन मेरे लिए वो जहर में डूबे 7 खंजर बनकर सीधे मेरे सीने में उतर गए। प्राइवेट रूम में सन्नाटा पसर जाता है। उसकी करीबी सहेलियां भी हैरान हैं। पता नहीं कितनी देर तक सन्नाटा रहा, जब तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। नहीं, सच में सेबल, 3 साल हो गए। तुम अब भी किसी और की यादों में जी रही हो? कोई और? मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, पूरी तरह खाली। सेबल का पहला प्यार भी है। मैं दरवाजे के बाहर किसी बेजान कठपुतली की तरह खड़ा हूं और सेबल की पुष्टि सुनता हूं। जब हम अलग हुए तो उसने 3 साल मांगे थे। वो दूसरों के साथ कोशिश करेगा और मैं भी। अगर 3 साल बाद भी हमारे जज्बात जिंदा रहे तो हम साथ हो जाएंगे। तो मैंने वही किया जो उसने मांगा। 3 साल मैंने अपना वादा निभाया। वो रुकती है। उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। मुझे लगता है जैसे मुझ पर बिजली गिर पड़ी हो। पूरा बदन बर्फ सा ठंडा और उंगलियों तक कांप रही हैं। 3 साल की नजदीकी, हर वो पल जिसे मैं सच्चा जुड़ाव समझता था, वो सिर्फ उसका एक तजुर्बा था। लेकिन रिवेन का क्या? तुम उसका मिजाज जानती हो। अगर उसे पता चला तो, इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने प्राइवेट रूम का भारी दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर मौजूद सब लोग चौंक गए। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैं दरवाजे पर खड़ा था, किसी मरे हुए इंसान की तरह सफेद। मैंने सीधे उस औरत की आंखों में देखा जो टेबल के सिरे पर बैठी थी। वो टस से मस नहीं हुई, न हैरानी न डर, बस वही ठंडा बेपरवाह चेहरा। अगर मेरे लिए उसके दिल में रत्ती भर भी जगह होती तो उसका चेहरा ऐसा न होता। मैं उसके करीब जाता हूं और उसके चेहरे की हर लकीर को गौर से देखता हूं। सेबल, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? कुछ भी नहीं? तुमने बिल्कुल सही सुना, हम सिर्फ मजे कर रहे थे। मुझे लगा तुम्हें पता था। डैश ने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी, मुझे जीत लो और उसके गैरेज की कोई भी कार तुम्हारी। अगर कार से मन न भरे तो उसने अपनी जैकेट से एक मैट ब्लैक कार्ड निकाला और टेबल पर खिसका दिया। 3 साल तक हाजिर रहने की ये कीमत थी। अभी से हमारा सब खत्म। वो खड़ी होकर जाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास से गुजरती है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। सेबल, मुझे वाकई तुमसे प्यार हो गया था। पिछले 3 सालों की यादें सैलाब बनकर मुझ पर टूटती हैं, लेकिन वो बस सिर हिलाती है और अपना फोन दिखाती है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा है। सेबल, 3 साल हो गए। मैंने कोशिश की और मैं अब भी सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। वापस आ जाओ। उसी पल मेरी पूरी दुनिया ढह गई। सेबल ने एक पल स्क्रीन को घूरा, फिर धीरे धीरे मेरी उंगलियों को उसके हाथ से एक एक करके हटा दिया। माफ करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और बिना पीछे मुड़े वो वहां से चली गई। उसने कहा उसे फर्क नहीं पड़ा, जिसका मतलब है कि 3 सालों तक सिर्फ मैं ही बेवकूफ था, जो अपना सब कुछ ऐसी जगह लुटा रहा था जहां बस तमाशा हो रहा था। मैं पत्थर की तरह खड़ा हूं, अपने खाली हाथों को घूर रहा हूं। फिर मैंने टेबल से शराब की एक महंगी बोतल उठाई और फर्श पर दे मारी। कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। किसी की हिलने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं कितनी देर बाद मैं उस क्लब से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकराई। मैंने अपने आंसू पोंछे और एक कैब रोकी उसका पीछा करने के लिए। मुझे अपनी आंखों से देखना था, वो कौन है जिसके लिए वो 3 साल से इंतजार कर रही थी। वो शख्स जिसके बराबर मैं कभी नहीं हो सका। ड्राइवर ने मेरी हालत देखी, पर कुछ नहीं बोला। उसने बस गाड़ी भगाई और पीछा करने लगा। तभी मैंने गौर किया, आगे चल रहा वो शांत और स्थिर ड्राइवर सामान्य से काफी तेज गाड़ी चला रहा है। दर्द की एक और लहर उठी। वो उससे मिलने के लिए इतनी बेताब थी। गाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर रुकी। मैंने किराया दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। एक खंभे के पीछे छिप गया। मैंने सेबल को एग्जिट के पास खड़ा देखा। तभी एक आदमी बाहर आया, सूटकेस खींचते हुए। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे जोरदार झटका लगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपनी बाहें फैलाता है और सेबल उसके गले लग जाती हैं, बल्कि वो उसके सिर को चूमता है। बल्कि इसलिए क्योंकि वो आदमी क्रेस्ट है, जिसे मैं अपना भाई कहता हूँ। वो शख्स जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत के 6 महीने बाद ही मेरे पिता एक औरत को घर ले आए। वो अपने साथ 3 साल बड़ा बेटा भी लाई थी। वो बेटा क्रेस्ट था।
हार्लन का दावा है कि वो उसकी पहली मोहब्बत थी और क्रेस्ट उसका असली वारिस। उसने कहा मेरी माँ ने उसे मजबूर किया था कि उसने उसे उसकी पहली मोहब्बत से छीना था। लेकिन सच मैं सबसे बेहतर जानता हूँ। जब हार्लन अपना बिजनेस शुरू कर रहा था तब उसके पास कुछ नहीं था, खाने तक के पैसे नहीं थे। वो खुद मेरी माँ के पास गया जो बरसों से उसके पीछे पागल थी, और वादा किया कि अगर वो उसकी कंपनी में पैसे लगाए तो वो उससे शादी कर लेगा। मेरी माँ ने उसे पैसे दिए, अपना सब कुछ दे दिया, और बरसों बाद कार एक्सीडेंट में अपनी जान दे दी, उसे धक्का देकर बचाया। और बदले में उसे क्या मिला? उसकी लाश ठंडी भी नहीं हुई थी कि हार्लन ने उसकी दौलत और जायदाद का इस्तेमाल अपनी तथाकथित पहली मोहब्बत से भव्य शादी करने में कर दिया। सेबल जिससे चाहे प्यार करे, लेकिन क्रेस्ट ही क्यों? मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि सेबल ने क्रेस्ट का सामान लिया और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। किसी दीवाने की तरह मैंने दूसरी कैब ली और पीछे हो लिया। मैं इतनी करीब था कि खिड़की से सब साफ देख सकता था। सेबल मुड़कर क्रेस्ट से बात कर रही थी, धीरे से अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे से बालों की लट हटा रही थी। कितना स्वाभाविक, कितना सहज, ऐसी कोमलता जो मुझे 3 सालों में एक बार भी नहीं मिली। मैं सामने देख रहा था, आंसुओं से मेरी नजर धुंधली हो रही थी। तभी सामने के चौराहे पर एक टक्कर हुई। टायर चीखे, धातुओं के टकराने की आवाज आई। मेरी कैब आगे वाली गाड़ी से जा टकराई और पीछे से एक और गाड़ी ने हमें जोरदार टक्कर मारी। टक्कर बहुत भीषण थी। मेरा माथा अगली सीट से टकराया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, खून बहने लगा और सब कुछ धुंधला हो गया। चीख पुकार के बीच टूटी हुई खिड़की से मैंने देखा वो पहचानी हुई मैबेक कार का दरवाजा खुला। सेबल सबसे पहले बाहर निकली, दौड़कर पैसेंजर साइड पर गई और सावधानी से क्रेस्ट को बाहर निकाला। वो उसे थामे हुए उसकी चोटें देख रही थी, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी थीं। फिर वो उसे लेकर वहां से निकल गई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसकी नजरें मुझसे टकराईं। मैं कैब की पिछली सीट पर फंसा था। उसकी उन आंखों में मैंने एक पल के लिए हैरानी देखी, लेकिन वो फौरन गायब हो गई। क्रेस्ट ने उसकी हिचकिचाहट महसूस की। सेबल, क्या हुआ? क्या तुमने किसी जान पहचान वाले को देखा? मैं ठीक हूं, अगर किसी को मदद चाहिए तो देख लो। मैंने सुना एक कैब का बुरा हाल हुआ है। कुछ पलों की खामोशी, फिर सेबल ने मुंह फेर लिया। कोई नहीं जिसे मैं जानती हूं, बस अजनबी हैं। वो क्रेस्ट को सहारा देकर मलबे से दूर हो गई, बिना एक बार पीछे मुड़े। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। एक नर्स मेरे हाथ में आईवी ड्रिप लगा रही थी। मुझे होश में देख उसने कहा, मिस्टर फैंग, आप आखिरकार जाग गए। चोटें गंभीर हैं, आपको निगरानी में रहना होगा और हमें बिल चुकाने के लिए आपके परिवार से बात करनी होगी। लेकिन मेरी आंखें खाली थीं। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नर्स ने दोबारा वही कहा, मिस्टर फैंग, और तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बिल पहले ही चुका दिया गया है। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया। सेबल दरवाजे पर खड़ी थी। नर्स समझ गई और धीरे से खिसक गई। सेबल अंदर आई। उसकी नजरें मेरे पट्टी बंदे घावों पर टिकी और उसने मेरे माथे को छूने की कोशिश की। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मिस शेन एक साम्राज्य चलाती हैं। एक अजनबी को देखने के लिए अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? सेबल का हाथ हवा में ठहर गया। अगर मैं ना आती तो कौन आता? ये बात दिल पर लगी। मेरा है कौन? मेरी माँ बहुत जल्दी चली गई। मेरे पिता ने हमेशा किसी और को चुना। वेरा के लिए मेरी जिंदगी में कभी कोई जगह नहीं थी। वो घर बरसों पहले मेरा घर नहीं रहा। 3 सालों तक मेरे लिए सब कुछ सेबल थी। जब भी मुझे जरूरत पड़ी वो मौजूद रही, मुझ पर निर्भर रहना सिखाया, मुझे यकीन दिलाया कि मैंने एक महफूज ठिकाना ढूंढ लिया है। और अब वही शख्स मुझे अंधेरे में वापस धकेल चुका है। भले ही कोई ना आए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने ही तो कहा था हम खत्म हो चुके हैं। मैं इतना मजबूर नहीं हूं मिस शेन। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं गिड़गिड़ाता हुआ वापस आऊंगा? मैंने गहरी सांस ली, अपनी आखिरी बची खुची गरिमा को समेटा। तुम्हें वाकई लगा कि मुझे तुमसे प्यार था? मैं तो बस मजे ले रहा था। हम दोनों ही खेल रहे थे। ओ, और सेबल, तुम्हें देखना वाकई थका देने वाला है। सेबल मुझे घूर रही थी। मेरे नकली गुस्से और मेरी लाल आंखों को देखकर उसकी भौहें तन गईं। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी एक शख्स अंदर दौड़ा। मिस शेन, क्रेस्ट की जांच हो गई है और वो आपको याद कर रहा है। जैसे ही मैंने सुना मैं आग बबूला हो गया। तो जाओ, यहां से निकलो और अपने उस कीमती पहले प्यार के पास जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेबल ने एक पल मेरी आंखों में देखा, चुप रही, फिर बोली, मैं यहाँ किसी निजी वजह से नहीं आई। तुम्हारे दोस्त डैश ने कहा था, इसलिए मैं हाल पूछने आई थी। यह सुनकर मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। भले ही मेरे चेहरे के घाव में खिंचाव हो रहा था, लेकिन यह दर्द मेरे सीने में भरे दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। सेबल, चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि इन बातों का मतलब नहीं निकालना चाहिए। उस पल सेबल के सीने में कुछ हलचल हुई। ये पहली बार था जब उसने मुझे रोते हुए देखा था। उसके होंठ खुले जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो मुड़ी और नर्स के पीछे चल दी। उसे बिना हिचकिचाहट के जाते देख मैंने जीने की आखिरी इच्छा भी खो दी और बिस्तर पर गिर पड़ा। मुझे लगा था मैं घंटों रोऊंगा। अजीब बात है, आंसू जल्दी सूख गए। उसके बाद के दिनों में मैं अस्पताल में अकेला था। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। पट्टियां बदलते हुए मैं पसीने से तरबतर हो जाता था। खाने का स्वाद जैसे खत्म हो गया था। कभी कभी मैं गलियारे में नर्सों को फुसफुसाते सुनता था कि क्रेस्ट कितना खुशनसीब है कि मिस शेन उसकी सेवा करती हैं, उसे अपने हाथों से खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और रात भर उसके पास रहती हैं।
एक बार मैं उस कमरे के पास से गुजरा और दरवाजे के बीच से देखा, सेबल उसके बिस्तर पर बैठकर उसे सेब छीलकर खिला रही थी। यह दृश्य मेरी आंखों में छप गया। दर्द ने मुझे बेहोश कर दिया, पर मैं रोया नहीं। रिवेन की सबसे बड़ी खूबी यही थी, दिल से प्यार करना और खूबसूरती से छोड़ देना। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पहला काम मैंने अपना वीजा बनवाया। मैं इस शहर में एक पल और नहीं रह सकता था। घर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे वेरा दिखी, पूरा मेकअप किए, एकदम सजी धजी। मुझे देखते ही अपना लेक्चर शुरू कर दिया। रिवेन, तो तुम्हें घर आना याद रहा? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं सीधे हॉल में गया और एक लंबा चीनी मिट्टी का फूलदान उठाया, पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। आवाज कान फोड़ देने वाली थी। टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। वेरा चिल्लाई और 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। तुम खुद को समझती क्या हो? एक घर तोड़ने वाली रखेल मुझे लेक्चर देगी? वेरा, कान खोलकर सुन लो। जब तक मैं इस घर में हूं, तुम कभी अपनी नजरें उठाकर नहीं चल सकोगी, कभी नहीं। कड़े शब्द थे जो सीधे निशाने पर लगे। वेरा का चेहरा सफेद पड़ गया, पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। रिवेन, तुम्हें क्या हो गया है? हार्लन अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया, वेरा को संभाला और गुस्से में मेरी तरफ मुड़ा। तुम घर में घुसते ही तमाशा शुरू कर देते हो। क्या तुम कभी एक इंसान की तरह पेश आ सकते हो? मैंने उसे उस औरत को सहलाते देखा और ठंडी हंसी हंसी। मैं तमाशा कर रहा हूं? ठीक है, जायदाद में मेरा हिस्सा मुझे अभी दे दो और मैं देश छोड़ दूंगा। तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। हार्लन पल के झपकाकर नकली चिंता दिखाने लगा। बेतुकी बातें मत करो। छोड़ना क्यों? यहीं रहो, ये तुम्हारा घर है, हम परिवार हैं। मैं ऐसे हंसा जैसे मैंने जिंदगी की सबसे मजेदार बात सुनी हो। नाटक बंद करो हार्लन, तुम और क्रेस्ट, तुम ही हो परिवार। मेरी मां मर गई, उसी दिन मेरा घर उजड़ गया। मुद्दे की बात करते हैं, मुझे वो चाहिए जो मेरा है। उस पर हार्लन का चेहरा तमतमा उठा। वो एक पल चुप रहा, फिर बनावटी प्यार से बोला, पिताजी समझते हैं तुम परेशान हो, ऐसा करते हैं, पिताजी तुम्हें 50 लाख दे देंगे। तुम एक छोटी सी ट्रिप पर जाओ और अपना दिमाग फ्रेश करो। 50 लाख? मैं उपहास में हंसा। हार्लन, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे दादाजी के पैसे से है। मेरी माँ की दौलत और तुम्हारी जिंदगी भी मेरी माँ ने अपनी जान देकर खरीदी थी, और अब तुम उसके पैसे का इस्तेमाल एक रखेल और नाजायज बेटे को पालने में कर रहे हो, और तुम मुझे 50 लाख देकर टरकाना चाहते हो? शर्म कहाँ गई तुम्हारी? ये बात दिल पर लगी। हार्लन आपे से बाहर हो गया। कितना चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं तैयार हूं। मैंने जेब से कागज निकाला और शांति से सारी हिस्सेदारी और इक्विटी गिनाने लगा। क्या पागल हो गए हो? यह मुमकिन ही नहीं है। तुम पूरी हैंग ग्रुप को खोखला कर दोगे। तो मत मानो, मैंने घर के बाहर बम लगा दिए हैं। या तो डील साइन करो और मेरा हक दे दो, या आज हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा नाम रिवेन है, तुम अपना आपा खो चुके हो। हाँ, शायद। हार्लन का चेहरा पीला पड़ गया। वो हाँफ रहा था, मुझे ऐसे देख रहा था जैसे परख रहा हो कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। आखिर में मौत का डर जीत गया। क्या अब हम खत्म करें? अब जाकर वो बम हटाओ। शांत हो जाओ, वहां कोई बम नहीं है। मैंने झूठ बोला था। आखिरकार तुमने भी तो मेरी माँ को ऐसे ही फंसाकर शादी की थी, है ना? लोगों को धोखा देकर। हार्लन को आखिरकार समझ आया कि उसे मोहरा बनाया गया है। वो हकलाने लगा। मेरी ओर उंगली दिखाई पर मुंह से शब्द नहीं निकले। मुझे जो चाहिए था मिल गया। मुझे उसकी प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तुम्हारा भाई आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर आ रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। आज रात तुम बैठोगे, खाना खाओगे और तमीज से पेश आओगे। उसकी गर्लफ्रेंड एक स्टेबल खानदान से है। तुम जानते हो इस शहर में शेन परिवार कितना ताकतवर है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। इसलिए अपना यह एटीट्यूड बंद करो और कोई तमाशा मत खड़ा करना। सीढ़ियों पर मेरा पैर वहीं थम गया। मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो गया। स्टेबल, वो आज रात क्रेस्ट की गर्लफ्रेंड बनकर यहां आ रही है। मुझे सोचने का वक्त भी नहीं मिला। सामने का दरवाजा खुला और क्रेस्ट अंदर आया। सेबल का हाथ थामे, चेहरे पर मुस्कान लिए। डैड, मॉम, मैं आ गया। हार्लन और अभी भी कांपती हुई वेरा तुरंत खुश होकर आगे लपके क्रेस्ट पर प्यार लुटाने लगे और सेबल के आगे झुककर उसे मान देने लगे, मानो उसके गुलाम हो। लेकिन सेबल, जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने साफ तेवर दिखाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज पहली बार पता चला कि मैं क्रेस्ट का छोटा भाई हूं। डिनर टेबल पर क्रेस्ट और सेबल स्वाभाविक रूप से साथ बैठे थे। मैं उनके सामने अकेला बैठा था। पूरे खाने के दौरान मैंने देखा कि सेबल कितनी तल्लीनता से क्रेस्ट की सेवा कर रही थी। उसकी प्लेट में खाना डाल रही थी, उसके लिए झींगे छील रही थी। वेरा चमकते चेहरे से यह सब देख रही थी। क्रेस्ट, तुम और एम्मा शेन कैसे मिले? माँ को सब बताओ। यह एक चैरिटी गाला में हुआ था। मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर फंसा देखा तो मैंने उसे उतारने की कोशिश की, पर मैं लाख कोशिश के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। सेबल ने मेरी मदद की और फिर उसने मेरा नंबर मांगा। वो यह कहते हुए शर्मीला होने का नाटक भी कर रहा था। मेरी हंसी छूट गई, एक तीखी हंसी। क्रेस्ट बचपन से ही जानवरों से नफरत करता है। उसने बचपन में एक बिल्ली को मार डाला था। वो कभी अपनी मर्जी से किसी की मदद नहीं करेगा। चारों मिलकर डिनर पर सुखी परिवार का नाटक कर रहे थे। मेरा उनके इस नाटक में शामिल होने का मन नहीं था, इसलिए मैं उठा और बगीचे की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में क्रेस्ट मेरे पीछे आ गया।
रिवेन, यहाँ अकेले खड़े होकर हवा खा रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। हमारे सर्कल के लोगों ने मुझे सब बता दिया है कि पिछले 3 सालों में तुम्हारे और सैबल के बीच क्या हुआ। मैंने उसे पीठ दिखाई रखी। मैं थोड़ा तन गया पर पलटा नहीं। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि तुम इतने आकर्षक हो। तुम लिंग की परवाह किए बिना सबको मोह लेते हो। कौन तुम पर फिदा नहीं होगा। पर कितना अफसोस है, इतनी खूबसूरती बेकार चली गई। तुम्हारी माँ मेरी माँ को नहीं हरा सकी और नहीं तुम हरा पाओगे। वो 3 साल बस खैरात थी जो मैंने तुम्हें दी थी। असली चीज वापस आ गई है। अब नकली के जाने का वक्त है। मैं धीरे से उसकी ओर मुड़ा। मेरी आंखों में न तो वो गुस्सा था, न ही वो दर्द जो उसे उम्मीद थी, सिर्फ नफरत थी। खैरात, क्रेस्ट, क्या विदेश में इतना वक्त बिताने के बाद तुम भूल गए कि तुम असल में क्या हो? एक ऐसा आदमी जो सिर्फ इसलिए घर में घुस पाया क्योंकि उसकी माँ किसी की रखेल थी। एक नाजायज औलाद जो एक औरत को पाने के लिए ओछे खेल खेलता है। और तुम मुझे खैरात की बात सिखा रहे हो। तुम्हारी माँ ने वो उठाया जो मेरी माँ ने फेंक दिया था। तुमने वो औरत उठाई जिससे मेरा मन भर गया था। जैसी माँ वैसा बेटा, हमेशा दूसरों का बचा हुआ जूठन उठाना। क्रेस्ट के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसका रंग पीला हरा पड़ने लगा। तुम्हें लगता है तुम जीत गए। तुम्हें सिर्फ वो औरत मिली है जिसे रिवेन ने छोड़ दिया, जिसे उसने फेंक दिया था। तुमने उसे जमीन से उठाया है और उसे किसी इनाम की तरह मान रहे हो। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, क्रेस्ट के पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। उसका माथा सीधे पत्थर की बेंच के किनारे से जा टकराया और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। तभी सेबल, हार्लन और वेरा लिविंग रूम से दौड़ते हुए बाहर आए। क्रेस्ट जमीन पर था, अपने खून से लथपथ माथे को दबाए हुए। डेड मॉम, सेबल, इसे दोष मत दो, मेरा पैर फिसल गया था। वेरा अपने बेटे पर झपट पड़ी, उसे सीने से लगा लिया। क्रेस्ट, तुम इतने नादान कैसे हो सकते हो? उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। हार्लन गुस्से से कांप उठा। उसकी उंगली मेरी तरफ थी। रिवेन, तुमने अब क्या किया इसके साथ? मैं वहां खड़ा रहा और इस साजिश को देख रहा था। मेरी नजरें उस गुस्से वाले बाप, उस नकली मां पर घूमी और आखिर में सेबल पर रुकी। वो क्रेस्ट के पास बैठी थी, सावधानी से उसका घाव देख रही थी और फिर मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे फाड़ खाएगी। अच्छा है, उसे भी मेरी बात पर यकीन नहीं। ठीक है, क्रेस्ट ही वो है जिसे वो वाकई प्यार करती हैं। वो मेरा साथ क्यों देगी? मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबकी हौलनाक नजरों के सामने मैंने एक भारी सिरेमिक पॉट उठाया और उसे उसी जगह पर दे मारा जहां क्रेस्ट को पहले से चोट लगी थी। एक जोरदार आवाज। क्रेस्ट चीखा और भी जोर से। मैंने पॉट छोड़ दिया, बिखरे हुए टुकड़ों को गिराकर साफ कहा, ताकि सबको पता चले कि पहली बार मैंने नहीं किया था, लेकिन इस बार मैंने किया है। सब दंग रह गए, सेबल भी। मैंने बचे हुए सिरेमिक के टुकड़े गिराए और जाने के लिए मुड़ा, पर एक हाथ ने मेरी कलाई को बुरी तरह जकड़ लिया। सेबल, उसकी पकड़ लोहे जैसी थी, उसका चेहरा तूफान जैसा अंधेरा था। चेयरमैन फैंग, अगर आपका बेटा ऐसा बर्ताव करेगा और बेकाबू रहेगा तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हार्लन असमंजस में था कि क्रेस्ट की चिंता करे या सेबल का असर खोने से डरे। वो बिना झिझक झुक गया। मिशेल, चिंता मत करो, मैं इस एहसान फरामोश छोटे कमीने को खुद देख लूंगा। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। इसे पकड़ो, इसे पुश्तैनी हॉल में ले जाओ और इसे सजा दो। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। मैंने पलटवार किया, अपने पिता को पूरी नफरत से घूरते हुए, लेकिन हार्लन सेबल की ओर मुड़ा, चापलूसी करते हुए पूछा, आपकी राय में इसे घुटनों पर बिठाकर पश्चाताप करवाना, क्या यह सजा काफी है? सेबल क्रेस्ट को उठाकर खड़ा करती है। उसके माथे से खून बह रहा था और वो मुझे ठंडी नजरों से देखती है। जो उसने कहा वो बेरहम था, ये बहुत कम है। मैंने स्टडी में एक चाबुक देखा है, वो सिर्फ सजावट नहीं है ना? वो क्रेस्ट को साथ ले गई, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं वहां दंग रह गया। उसने हार्लन से मुझे कोड़े मारने को कहा था। हार्लन समझ गया और गार्ड्स पर चिल्लाया, सुना नहीं? पहले चाबुक से 30 कोड़े मारो, फिर इसे खींचते हुए हॉल में ले जाओ। वह मेरी बात सुने बिना नहीं उठेगा। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने मुझे दबा दिया। वो बहुत ज्यादा थे और मैंने ही अपनी सावधानी खो दी थी। मैंने खुद से कहा था कि क्रेस्ट के शब्दों का मुझ पर असर नहीं होगा, पर साफ था कि हुआ था। वरना उसके चंद शब्दों से मेरा आपा नहीं खोता। मुझे घसीटकर एक कमरे में ले जाया गया। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में लेटा था, महसूस कर रहा था जैसे मुझे टुकड़ों में कुचल दिया गया हो। नैनी में चुपचाप मेरे जख्मों पर दवा लगा रही थी, आंसू पहुंच रही थी और धीरे से फुसफुसा रही थी। युवा मालिक, कृपया मालिक से माफी मांग लीजिए। खुद को इस हाल में क्यों डाल रहे हो? मैंने सिर हिलाया। झुक जाऊं? इस परिवार के आगे झुकूं तो ये मुझे नंगा कर देंगे। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं रुका और एक मुस्कान निकाली जो रोने से भी बदतर लग रही थी। सिर्फ पिटाई ही तो थी। मैंने क्रेस्ट पर भी अपना बदला ले लिया। बराबर का सौदा है, मैं इसे सह सकता हूं। मैंने खुद को मजबूर किया और तकिए के नीचे से एक बैंक कार्ड निकालकर नैनी में के हाथ में थमा दिया। इसे ले लो। वो चौंक गई और तुरंत वापस करने लगी। युवा मालिक, मैं आपकी कमाई कभी नहीं ले सकती। इसे ले लो। मैंने काफी पहले इसकी योजना बना ली थी। मैं वापस नहीं आ रहा हूं। तुम मेरी माँ के साथ उनके मायके से आई थी। अब यहाँ रुकोगी तो ये तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे। ये तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी है। मेरा यकीन करो, इस्तीफा दो और इस जगह से निकल जाओ। नैनी में अपने हाथ में पतले से कार्ड को घूरने लगी।
फिर मुझे देखा, बिस्तर पर घायल और बेहाल, फिर भी उसकी परवाह करते हुए वो बुरी तरह टूट गई। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले और वो घुटनों के बल बैठ गई। मैंने उसे रोका। नैनी में मेरा अभी कमल ककड़ी और पोर्क रिब सूप पीने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। वो तुरंत अपनी आंखें पोंछकर रसोई की ओर दौड़ी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं अलंकृत लेकिन ठंडी छत को घूरने लगा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले कुछ दिन मैं ठीक होने के लिए अपने कमरे में ही रहा। मैंने दर्द सहा और सब कुछ पैक करना शुरू किया, सेबल की दी हुई हर चीज समेत। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, पर उदार जरूर थी। यह सब करीब 10 करोड़ का था। मैंने सोचा सब फेंक दूं, पर फिर मैंने एक अच्छे क्लब के मालिक को फोन किया जहां मैं अक्सर जाता था। मैंने सुना कि वहां चैरिटी नीलामी चल रही है, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास नीलामी के लिए कुछ चीजें हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आज रात एक इवेंट है और मैं सब ला सकता हूं। उस शाम मैं कई बड़े सूटकेस लेकर क्लब पहुंचा, सब कुछ नीलामी कोऑर्डिनेटर को सौंप दिया और जैसे ही मुड़ा मैं सीधे सेबल और क्रेस्ट से टकरा गया, जो साथ अंदर आ रहे थे। सेबल उसके काफी करीब थी और जैसे ही क्रेस्ट ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। मेरा हाथ गुस्से से भिंच गया, पर मैंने खुद को संभाला। यहां आने की मेरे पास ठोस वजह है, उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। मैं अभी बैठा ही था कि लाइटें कम हो गईं। होस्ट स्टेज पर आया और घोषणा की कि नीलामी शुरू होने से पहले 3 मिनट का किसिंग मोमेंट होगा। हॉल के सभी जोड़ों को इसमें शामिल होने की अनुमति है। एक स्पॉटलाइट अंधेरे कमरे में घूम रही थी, बारी बारी से जोड़ों पर पड़ रही थी। मुझसे थोड़ी दूरी पर मैंने देखा कि सेबल मुस्कुरा रही थी। ऊपर लगी भारी सजावटी लोहे की लाइट फिक्सचर अचानक ढीली हो गई और सीधे क्रेस्ट के ऊपर गिरने वाली थी। सेबल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसे धक्का देकर बचाया, पर फिक्सचर का किनारा उसके सिर के पीछे जा लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने क्रेस्ट को पकड़ा और पार्किंग की ओर दौड़ पड़ी, उसे अस्पताल ले जाने के लिए। एक और फिक्सचर नीचे आया और मुझे जा लगा। दर्द इतना तेज था कि मैं बेहोश ही होने वाला था। एक राहगीर ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। हादसा तेजी से हुआ और खत्म भी, बस कुछ ही लोग इसकी चपेट में आए। मैं अभी घर पर ठीक हो ही रहा था कि फिर से अस्पताल के बिस्तर पर आ गया। मैं अभी कमरे में शिफ्ट ही हुआ था कि सेबल अंदर आई। उसके चेहरे पर खूंखार भाव थे, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे फाड़ खाना चाहती हो। रिवेन, मैंने सिक्योरिटी फुटेज देखी। तुमने क्लब के कर्मचारी को रिश्वत दी और जानबूझकर वो फिक्सचर ढीला किया ताकि उसे क्रेस्ट पर गिरा सको। क्या तुमने नहीं किया? सेबल, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे अलावा और कौन उसे इतनी बुरी तरह मरते देखना चाहेगा? रिवेन, मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा। सेबल, तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। इल्जाम? लगता है बिना ठोस नतीजे के तुम मानोगे नहीं। उसने अपना फोन निकाला और डायल किया। मुझे एक इंसान को अंदर करना है। फैंग परिवार का दूसरा बेटा रिवेन फैंग, हमले का संदेह है। लोगों को अभी भेजो, इसे कुछ दिनों के लिए हिरासत में लो ताकि इसका दिमाग ठंडा हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा बेजान हो गया। वो सचमुच अपने रसूख का इस्तेमाल मुझे कैद करने के लिए कर रही है। फिर उस फिक्सचर का मुझे लगना क्या था? कुछ ही मिनटों में पुलिस आई, डॉक्टर की दलीलों को अनसुना कर दिया और मुझे जबरन उठा ले गए। अगले कुछ दिन नर्क जैसे थे। वहां मुझे हर तरह का टॉर्चर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि बाकी कैदियों को खास निर्देश दिए गए थे। वे मुझ पर लगातार टूट पड़े मुक्कों और लातों से। जब कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं इंसान कम और लाश ज्यादा लग रहा था। मेरा शरीर टूट चुका था, मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वहां से बाहर निकालने वाली एकमात्र चीज मेरे फोन पर आया एक मैसेज था, मेरा वीजा मंजूर हो गया है। मैं अपनी बैग लेने के लिए घर पहुंचा और तभी सीधे डैश से टकरा गया। वो अभी विदेश यात्रा से लौटा था। सब सुना और भागता हुआ आया। जैसे ही उसने मुझे देखा, अपराध बोध से उसका चेहरा टूट गया। वो माफी मांगता रहा। रिवेन, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। मुझे मेरे चचेरे भाई की एक्स कभी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें उकसाया। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता था कि उसका पहला प्यार क्रेस्ट था। अगर पता होता तो मैं तुम्हें इसमें कभी नहीं घसीटता। यह तुम्हारी गलती नहीं है, सब खत्म हो गया। मैंने इसे जाने दिया। मैं देश छोड़ रहा हूं, शायद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। डैश शांत हो गया। फिर मुझे रोकने की कोशिश की। रिवेन, मत जाओ, यहीं रहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे पास जो कुछ है उसका आधा तुम्हारा है। नहीं, यहां रुकने लायक कुछ नहीं बचा है। जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार इस घर को देखा। बचपन की हर याद अब हार्लन, उसकी रखेल और उनके बेटे से भरी पड़ी है, जैसे वो ही इसके असली मालिक हों। मैंने पहले से तैयार पेट्रोल का कनस्तर निकाला, हाउसकीपर्स की गिड़गिड़ाहट को अनसुना कर दिया और पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क दिया। फिर मैंने आग लगा दी। लपटें उठी और सब कुछ निगल गईं। मैंने अपनी आखिरी बैग उठाई और बिना पीछे मुड़े चल दिया। डैश मुझे एयरपोर्ट ले गया। पूरे रास्ते माफी मांगता रहा। मुझे अपनी गैराज की सारी गाड़ियां देने की पेशकश की ताकि मैं मान जाऊं। मैंने बस सिर हिलाया और खिड़की से सट गया। मैं रिवेन, बिना किसी टैलेंट के भी सिर्फ ये चेहरा काफी है। मुझे जो भी चाहिए होगा, अगला इंसान पिछले से बेहतर होगा। सही कहा, हैंडसम रिवेन को जो चाहिए होता है वो पा लेता है। एयरपोर्ट पर डैश ने मुझे गले लगा लिया और छोड़ नहीं रहा था। अब भी माफी मांग रहा था। मैं उसका दिल जानता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं।
ये उसका कसूर नहीं। मैंने उसकी पीठ थपथपाई, फिर अलग हुआ, उसे एक आखिरी बार हाथ हिलाया और सिक्योरिटी की ओर चल दिया। डैश तब तक देखता रहा जब तक मैं कॉरिडोर में गायब नहीं हो गया। वो काफी देर तक खामोश खड़ा रहा, इससे पहले कि उसने सेबल को फोन करने की हिम्मत जुटाई। फोन काफी देर तक बजता रहा, इससे पहले कि उसने उठाया। सेबल, डैश की आवाज तीखी थी। मुझे पता है तुम क्रेस्ट के साथ हो, लेकिन तुम और रिवेन 3 साल तक साथ थे। वो जा रहा है, हमेशा के लिए। क्या तुम अलविदा कहने भी नहीं आ सकती? दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर कुछ सेकंड बाद सेबल की आवाज आई। कौन चला गया? रिवन। वो चला गया, पहली फ्लाइट पकड़कर निकल गया। उसने कहा है कि वो किसी और की शर्तों पर कभी वापस नहीं आएगा। अब खुश हो। सेबल सन्न रह गई। फोन कान से लगा था, वो हिल भी नहीं पा रही थी। देश छोड़ दिया, कभी वापस नहीं आएगा, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने माथा सिकोड़ा, फोन मेज पर पटका और सामने पड़े जरूरी मर्जर दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन सारे शब्द और अंक चींटियों की तरह कागज पर रेंगने लगे। वो ध्यान नहीं लगा पा रही थी। उसका मन बार बार उस चेहरे की ओर खिंचा जा रहा था जो आखिरी बार उसने देखा था। वो बेचैनी से अपना कॉलर खींचती है और फर्श से छत तक बनी खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है। वो काफी देर तक बाहर देखती रही, फिर अचानक अपनी कार की चाबियां उठाकर दफ्तर से बाहर निकल गई। लिफ्ट में नीचे जाते हुए उसने एयरपोर्ट डायरेक्टर को फोन लगाया। पता लगाओ रिवन किस फ्लाइट से देश से बाहर गया है। जब तक वो तेजी से गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट पहुंची, डायरेक्टर घबराया हुआ इंतजार कर रहा था, सारी जानकारी देने के लिए तैयार। मिस शेन, मिस्टर फेंग पेरिस जाने वाली फ्लाइट FX 108 में सवार थे। वो 20 मिनट पहले ही निकल चुकी है। सेबल वहीं ठहर गई। उसने सामने लगे विशाल डिपार्चर बोर्ड की तरफ देखा। FX 108 के आगे 3 शब्द चमक रहे थे, डिपार्टेड। वो उस शोर शराबे वाले टर्मिनल में बुद्ध बनी खड़ी रही। आसपास ढेरों भाषाओं में आवाजें गूंज रही थीं। लगेज के पहियों की आवाज और यात्रियों की हंसी मजाक सुनाई दे रही थी। तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर क्रेस्ट का नाम था। उसने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। सेबल, मेरे सिर में अभी भी थोड़ा दर्द है। क्या तुम व्यस्त हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। पहले कभी वो सब कुछ छोड़कर फौरन उसके पास दौड़ जाती, लेकिन अभी वो अंधेरे आसमान में गायब होते विमान की रोशनी को घूर रही थी और काफी देर तक चुप रही। आखिरकार वो बोली, मैं आ रही हूं। वो अस्पताल के VIP रूम की तरफ निकल पड़ी। क्रेस्ट सिरहाने टिका बैठा था, थोड़ा पीला पड़ा हुआ। उसे देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। सेबल उसके पास बैठ गई। उसकी बातें सुन तो रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसने सेबल की खामोशी को भांप लिया और धीरे से पूछा, सेबल, क्या तुम रिवन को लेकर परेशान हो? डैड ने बताया कि वो देश छोड़कर चला गया है। ऐसी हरकत के बाद सच कहूं तो दिमाग साफ करने के लिए बाहर जाना बुरा नहीं है। उसे वक्त दो, शायद वो वापस आ जाए। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। क्रेस्ट ने फौरन सिर हिलाया। बात बदलने पर वो खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सोते ही सेबल ने दोबारा फोन उठाया, स्क्रीन पर उंगली घुमाई और अपने असिस्टेंट को मैसेज टाइप किया। रिवन विदेश में क्या कर रहा है उस पर नजर रखो, मुझे साप्ताहिक रिपोर्ट चाहिए। लेकिन जैसे ही उंगली सेंड बटन पर गई, वो रुक गई। मैं ये क्या कर रही हूं? वो तो बस एक मजाक था। क्या वो इतनी तवज्जो के लायक है? उसने झटके में पूरा मैसेज डिलीट कर दिया। बाहर से देखने पर क्रेस्ट के साथ उसकी जिंदगी एकदम मुकम्मल लग रही थी। एक आदर्श जोड़ी, खूबसूरत कपल। सेबल एक प्रेमिका के सारे फर्ज निभा रही थी, डिनर, काम, हर इवेंट में साथ जाना। पर सिर्फ सेबल को सच पता था, ये मुकम्मल दिखने वाली जिंदगी अंदर से पूरी तरह खोखली और सुन्न थी। वो दफ्तर की खिड़की के पास काम करते हुए खो जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब वो उसकी व्यस्तता के बीच चुपके से आता, पीछे से उसके गले लगता और उसके कान में धीरे से सांसें छोड़ता। उसका सारा ध्यान भटका देता था। वो खुद को प्राइवेट जेट में पाती हैं। उसकी नजरें उस छोटे से लेवेटरी पर अटक जाती हैं जहां उसने मुझे कंबल में लपेटकर बाहर निकाला था, और जब मैंने ऐसा किया, वो बड़बड़ाते हुए शिकायतें करती रही थी। ये यादें जिनका अब कोई काम नहीं, भूतों की तरह उसके मन में उतर आती हैं, उसे बार बार बेचैन कर देती हैं। वो क्रेस्ट को उस एक्सक्लूसिव प्राइवेट डाइनिंग क्लब में ले जाती हैं जहां हम जाया करते थे, जो महीनों पहले बुक हो जाता था। खाना अभी भी लाजवाब था, नजारा अभी भी शानदार था। सेबल खामोश रहकर खाना खा रही थी, पर उसका मन उस वक्त में चला गया जब मैं इंतजार करता था कि वो दूसरी तरफ देखे और उसकी पसंद की डिश चुपके से चुरा लेता था। फिर मैं दावा करता कि ये तीखी तो है ही नहीं, और जब तक मैं उसका हाथ पकड़कर उसके गिलास से पानी न पी लेता उसे ठंडा करने के लिए, और बिना किसी शर्म के कहता कि जो तुम्हारा है वो मेरा है। हर डिनर हंगामे पर खत्म होता था, पर वो जिंदा था। और आज यहाँ इतनी शांति थी कि सिर्फ चमचों और बर्तनों की आवाज आ रही थी, दम घोंटने वाली। रात को वो बिस्तर के अपनी तरफ लेटी थी, आधी नींद में। उसका हाथ अपने आप दूसरी तरफ बढ़ा एक गर्म शरीर को छूने के लिए, पर वो एहसास गलत था, वो गर्माहट गलत थी। वो चमकदार गर्मी नहीं, सांसों की आवाज भी गलत थी। वो जानी पहचानी महक नहीं थी, नींद की वो खामोश आवाजें भी गलत थीं। मैं कभी शांत होकर नहीं सोता था, हमेशा रजाई छीन लेता था, जैसे कोई छोटा जानवर जो गर्माहट ढूंढ रहा हो। आधी नींद में ही उसकी बाहों में सिमट जाता था। सेबल की आंखें खुल गईं। छाती में एक जबरदस्त विरोध की लहर उठी।
पहली बार उसने क्रेस्ट को लगभग धक्का देकर अलग कर दिया, उठी और बिस्तर से निकल गई। सो जाओ, मुझे याद आया कि एक जरूरी डॉक्यूमेंट देखना बाकी है। क्रेस्ट के हैरान चेहरे का इंतजार किए बिना वो सीधे स्टडी रूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसे अकेले रहना था, खामोशी चाहिए थी, उस चेहरे को दिमाग से हमेशा के लिए निकाल फेंकना था जो बार बार उभर आ रहा था। एक हफ्ते बाद एक बड़ी बिजनेस गाला में सेबल क्रेस्ट के साथ जाती है। हर कोई कहता है कि दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं। सेबल को पूरी रात दम घोंटने वाली लगी। डिनर के दौरान एक बिगड़ैल युवक क्रेस्ट के साथ जानबूझकर उलझने लगा। क्रेस्ट बस पलटकर सेबल की तरफ देखने लगा। पहले सेबल खुद बीच में पड़ जाती थी। उसे हमेशा लगता था कि क्रेस्ट का बैकग्राउंड काफी नहीं है, इसलिए मामला संभालना उसी का काम था। लेकिन अभी उसका ध्यान मेरी तरफ गया। अगर मैं उस जगह होता तो शायद पलटकर अपना ड्रिंक सीधे उसके चेहरे पर डाल देता, फिर बिना किसी फिक्र के कहता, ओह सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया। ये फर्क उसे अंदर तक चुभा। तभी एक पुराने रईस खानदान का लड़का, जिसका शेन परिवार से पुराना बैर था और जिसकी जुबान पर लगाम नहीं थी, ड्रिंक लेकर वहां आया। सुना है तुम और रिवन का रिश्ता खत्म हो गया, वो विदेश में मजे कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। मुझे हमेशा से जिज्ञासा थी कि ये कैसा होता है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सेबल ने बिना किसी चेतावनी के उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो चीखते हुए फर्श पर गिरा, नाक से खून बह रहा था। पूरा कमरा सन्न रह गया, हर इंसान उसे देख रहा था। सेबल ने बिना किसी अफसोस के उसे देखा। तुम समझते क्या हो खुद को? फिर वो पलट गई, फर्श पर पड़े उस शख्स को नजरअंदाज किया, कमरे के हर हैरान चेहरे को अनसुना किया, बस इतना कहा, अपनी जुबान संभालो, और हैरान खड़े क्रेस्ट को साथ लेकर बाहर निकल गई। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था कि उसने इतने महत्वपूर्ण इवेंट में अपना आपा खोया हो, और वो भी मेरे बारे में किसी की एक फालतू टिप्पणी की वजह से। घर जाते हुए कार में भारी खामोशी थी। क्रेस्ट थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था और काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, सेबल, आज फिर मेरी माँ का फोन आया था, शादी के बारे में पूछ रही थी। सेबल ने अपने माथे पर उंगलियां रखीं, उसकी आवाज सपाट थी। इस समय कुछ क्रॉस बॉर्डर मर्जर डील बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, बहुत काम है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। देर रात सेबल अकेले स्टडी रूम में बैठी थी और उसने अपने फोन में पासवर्ड से सुरक्षित एक एल्बम खोला। उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था। ये कुछ साल पहले दोस्तों की एक महफिल का था। किसी ने मुझे गाने की चुनौती दी, मैंने मान लिया, स्टेज पर कूदा, माइक थाम लिया और एक तेज पॉप गाना गाने लगा। सेबल को याद भी नहीं कि उसने इसे कब सेव किया था। वो सच में नहीं जानती। वो स्क्रीन पर उस शख्स को देखती रही, आजाद, खुश, बेफिक्र, और उसने अपनी आज की खामोश जिंदगी से उसकी तुलना की। सेबल के दिल में कुछ जोर से भींच गया, दम घोंटने लगा। उसने झटके से वीडियो बंद किया, फोन मेज पर उल्टा पटक दिया। उसका सीना तेजी से धड़क रहा था। वक्त बीता और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। राजधानी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेबल एक बड़ी विदेशी बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही थी। क्रेस्ट उसके मंगेतर के तौर पर साथ था। ये आगमन बहुत ही सादगी भरा होना था। वे भीड़ से बचने के लिए वीआईपी कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, शोर का एक बवंडर उन पर आ गिरा। अराइवल हॉल खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों युवक युवतियां हाथों में चमकते साइन, फूल और बैनर लिए हुए थे और एक ही गर्जती आवाज में एक ही नाम चिल्ला रहे थे, रिवन, रिवन, रिवन। शोर इतना था कि लगा छत उड़ जाएगी। आम यात्री रुक गए, मुड़कर देखने लगे और काना फूसी करने लगे। ये कौन है? क्या हो रहा है? तुम्हें सच में नहीं पता रिवन? वो इस वक्त मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा नाम है। 3 साल पहले डेब्यू किया था। वो चेहरा जो हजारों जहाजों को रवाना कर दे और पर्दे पर हजारों किरदारों का आदमी। सेबल जैसे ही मेरा नाम सुनती है, उसके कदम खुद ब खुद थम जाते हैं। उसकी आंखें शोर और भीड़ की नजरों का पीछा करती हैं। कॉरिडोर के पार पिलर पर टंगे एक विशाल बिलबोर्ड पर टिक जाती हैं। वो वहां खड़ी रही, बिल्कुल बेजान, उस विशाल पोस्टर को घूरती हुई। पूरे हॉल का शोर उसके चारों तरफ से गायब हो गया, जब तक कि दुनिया में सिर्फ वो शख्स नहीं बचा जो एक सितारे की तरह चमक रहा था। क्रेस्ट ने भी उसे देखा और उसने सहज ही सेबल का हाथ कसकर पकड़ लिया। सेबल, वो रिवन है। सुना था वो विदेश चला गया और मनोरंजन जगत में घुस गया। एक युवा मास्टर की बेहतरीन जिंदगी छोड़कर फिल्मों में नाच गाने का काम करने लगा। उसकी आवाज में जानबूझकर नफरत भरी हुई थी। सेबल को शायद सुनाई नहीं दे रहा था। इन 3 सालों में वो हर खबर से वाकिफ थी। उसने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे बारे में खबरें खुद उस तक पहुंच जाती थीं। वो जानती थी कि मैंने टॉप से शुरुआत की, मेरी हर फिल्म को समीक्षकों की तारीफ और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट मिली, कि मैंने हजारों अवार्ड जीते थे। उसने अपने असिस्टेंट से मेरी हर फिल्म और हर ब्रांड के पोस्टर चिपकर मंगवाए थे। सब कुछ उसकी स्टडी की दराज में छुपा हुआ था। उसने कभी खुद को मेरे पास जाने नहीं दिया। तभी उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई उस शख्स पर जा टिकीं जो अभी अभी रेगुलर कॉरिडोर से बाहर निकला था, बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट से घिरा हुआ। बस एक नजर और वो समझ गई कि मैं किसी भी पोस्टर से कहीं ज्यादा आकर्षक हूं। जब सेबल मुझे भीड़ के बीच देख रही थी, एक महिला अचानक हंसती हुई भीड़ के बीच से बाहर आई, हाथों में इक्वेडोरियन गुलाबों का एक विशाल गुलदस्ता लिए। ये सोलेल थी, शांग परिवार की वारिस।
सोलेल ने मेरा कैरी ऑन बैग आसानी से ले लिया, मेरे कान में झुककर कुछ फुसफुसाया और मैं जोर से दिल खोलकर हंस पड़ा। इसे देखते ही सेबल के चेहरे पर कुछ टूट सा गया। उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी हो गई कि क्रेस्ट भी कांप उठा। भीड़ उन्हें लगभग खींचते हुए पार्किंग तक ले गई। इत्तेफाक से सेबल की कार मेरी टीम की लिमोसिन के ठीक बगल में खड़ी थी। सेबल सोलेल को मुस्कुराते हुए मेरा दरवाजा पकड़े हुए देखती है। जैसे ही मैं बैठने वाला होता हूँ, कुछ मुझे रोकता है। मैं मुड़ता हूँ और मेरी नजरें सेबल से मिलती हैं। मैं एक विनम्र सिर हिलाता हूँ। सेबल, वो यहाँ क्यों है? मेरा काम नहीं। उसी पल सेबल का दिल गले में अटक गया। वो अपनी धड़कनें सुन सकती थी, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह शांत हो गई, क्योंकि उसने मेरी आंखों में एक अजनबी को देखा था। रिवन ने सेबल की दिशा में बस सिर हिलाया, जैसे किसी अनजान फैन को पहचान लिया हो। फिर उसने नजरें हटा लीं, पूरी तरह बेपरवाह। उसने बिना एक पल की देरी किए कार में कदम रख दिया। सोलेल ने इस बीच सेबल को देख लिया था। उसने दरवाजा बंद किया और खिड़की से उसने सेबल की तरफ एक भौं उठाकर देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। फिर वो काली लिमोसिन तेजी से निकली और एयरपोर्ट की पार्किंग गैरेज से बाहर गायब हो गई। ये सब देखते हुए सेबल सन खड़ी रही, वहीं जम गई। क्रेस्ट ने कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं सुना। उसके कानों में सिर्फ एक धीमी सी गूंज थी और एक विचार जो बार बार बज रहा था। उसने मुझे देखा और आर पार देख लिया। होटल के कमरे में लौटकर सेबल खुद को सोफे पर पटक देती है। वो सोती नहीं, एक मिनट भी नहीं। एयरपोर्ट का नजारा बार बार उसके दिमाग में चल रहा था। जिस तरह रिवन ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो कोई है ही नहीं। सोलेल की वो आसान मुस्कान, हर छोटी बात जहर में डूबी सुई की तरह उसकी त्वचा में चुभ रही थी। और उसे अब एहसास हुआ कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि रिवन ने उसे कैसे देखा, और वो किसी और महिला को उसके बगल में खड़ा नहीं देख सकती। जितना वो सोचती, उतना ही वो बिखरती गई। वो उठकर खड़ी हुई, मिनी बार के पास गई और एक कड़क ड्रिंक का शॉट डाला। उसने एक बार में ही उसे खत्म किया। फिर अपना फोन उठाया। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे जिंगबे में रिवन के ठिकाने के बारे में सब कुछ चाहिए। उसका पता, अगले एक हफ्ते का हर प्रोजेक्ट, और सोलेल, पिछले 3 सालों में उसने क्या किया है, रिवन के साथ उसका आखिर रिश्ता क्या है। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। आदेश दिया जा चुका था। सेबल कमरे में चक्कर लगाती रही, इंतजार में। हर मिनट एक घंटे जैसा बीत रहा था। कई घंटों बाद उसके असिस्टेंट ने पूरी रिपोर्ट के साथ फोन किया। रिवन का पता और शेड्यूल पूरा तैयार था, लेकिन सोलेल के बारे में जानकारी ने सेबल का सीना और बिठा दिया। सोलेल पुराने रईस खानदान से थी और खुद में बहुत काबिल थी। जिस पल रिवन 3 साल पहले विदेश गया, उसने चुपचाप अपनी दुनिया को पेरिस शिफ्ट कर लिया। एक इन्वेस्टर के तौर पर पर्दे के पीछे से काम कर रही थी। उसने रिवन के लिए रास्ता साफ किया, अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर उसे फैशन और फिल्म जगत में पहचान दिलाई। इन 3 सालों में उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। एक शांत निरंतर रक्षक। उनका बंधन अटूट था। दुनिया उन्हें करीबी दोस्तों के रूप में जानती थी। क्या बात इससे आगे बढ़ी है, इस पर दुनिया में कोई सहमति नहीं थी। दोस्त, सेबल एक ठंडी हंसी हंसी। उसने कॉल काट दी। एक मर्द और एक औरत, सिर्फ दोस्त रहने भी दो। वो साफ देख सकती थी कि सोलेल क्या चाहती है। और तुम रिवन, तुम किसी ऐसी को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकते हो? एक तीखी नफरत ने उसे जकड़ लिया। एक ऐसा खतरा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जिंदगी में पहली बार सेबल को सोलेल नाम के प्रति कुछ बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उसे रिवन से मिलना ही होगा। उसे उसकी आंखों में देखकर पूछना होगा कि सोलियल उसके लिए आखिर है क्या। किस्मत से एक हफ्ते बाद उसे मौका मिल ही गया। उसके असिस्टेंट ने बताया कि रिवन एक बड़े ओट काउचर शो की आफ्टर पार्टी में शामिल होने वाला है। सेबल ने तुरंत अपने सारे कनेक्शन लगा दिए ताकि उसे एक इनविटेशन मिल सके। यह इवेंट एक ऐतिहासिक प्राइवेट एस्टेट में हो रहा था। जैसे ही सेबल अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरें रिवन को ढूंढने लगी। वो दुनिया भर के मशहूर निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स के साथ गहरी बातचीत में मशगूल था। बड़ी आसानी से फ्रेंच और इंग्लिश के बीच स्विच कर रहा था। सेबल अपना ग्लास हाथ में लिए भीड़ के बीच से उसे देखती रही। वह इंतजार करने लगी। वह तब तक इंतजार करती रही जब तक रिवन की एनर्जी कम नहीं होने लगी और वो अकेले ही बगीचे के नजारे वाली छत की तरफ निकल गया। अब उसने बिना किसी का ध्यान खींचे उसका पीछा किया। छत पर रात की हवा ठंडी थी। रिवन रेलिंग के सहारे खड़ा दूर झील को निहार रहा था। सेबल पीछे से उसके पास आई, गहरी सांस ली, अपने अंदर के तूफान को दबाने की कोशिश की। फिर भी उसके शब्दों में एक धार थी। तुम्हारे और सोलियल के बीच आखिर चल क्या रहा है? रिवन को उसके वहां होने पर हैरानी नहीं हुई। उसने मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। खैर, ये तो एमा शेन है, काफी वक्त हो गया। मैं किसी के साथ क्या करता हूँ, मुझे तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। एमा शेन नाम और उसमें छिपी वो ठंडी कड़वाहट ने सेबल का दम घोंट दिया। वह पास बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम 3 साल तक गायब रहे और तुमने अपनी परख पूरी तरह खो दी है। तुम अच्छी तरह जानते हो सोलियल कैसी है। उसने मुझसे कहीं ज्यादा लड़कों के साथ खेला है। वो तुम्हें क्या दे सकती है? तभी रिवन मुड़ा। उसने शांत, अधिकार भरी नजरों से उसे देखा। मिस शेन, तुम ऐसी बातें करने की स्थिति में नहीं हो। तुम कहती हो सोलियल लड़कों के साथ खेलती है, मजाक है।
मैं कभी जिंगबे सोशल सर्कल का सबसे बदनाम प्लेबॉय हुआ करता था, जहां सब दिखावा था। सोलियल ने कभी मुझसे अपनी भावनाएं नहीं छिपाई। वह मेरे हर फैसले और सीमा का सम्मान करती है, तुम्हारी तरह नहीं जो कभी मेरी थी ही नहीं। तुमने बस किसी और की जिंदगी के 3 साल बर्बाद किए। सेबल, बताओ बुरा कौन है? उसके शब्द एक जोरदार तमाचे की तरह लगे। सेबल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर कोई शब्द नहीं थे। तभी एक आवाज आई, मैं सोच रही थी तुम कहाँ गायब हो गए, और तुम यहाँ ऐसे इंसान के साथ फंसे हो जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं। सोलियल ने करीब आकर रिवन की बाह में अपनी बाह डाल ली, जैसे यह बेहद स्वाभाविक हो। मिस शेन, बहुत दिनों बाद मिली, क्या हो रहा है? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बातें? माहौल काफी तनावपूर्ण लग रहा है। बॉयफ्रेंड शब्द सेबल को एक घूंसे की तरह लगा। उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने रिवन को घूरा, बिना कहे उससे खंडन की भीख मांगी। एक शिकन भी काफी होती, पर रिवन ने बस सोलियल की तरफ सिर झुका दिया। सेबल की तरफ देखे बिना उसके शब्द को स्वीकार कर लिया। सोलियल ने सेबल के चेहरे के हर उतार चढ़ाव को देखा और मुस्कुरा दी। सुना है तुम्हारा और रिवन का थोड़ा इतिहास रहा है, पर वो अब पुरानी बात है। रिवन के पास मैं हूं, वह खुश है, इसलिए कृपया खुद को परेशान न करें। वह रुकी और अपनी नजरें सेबल के पीछे के खाली स्थान पर टिका दी। वैसे क्रेस्ट आज कहाँ है? उसे साथ नहीं लाई तो तुम यहां किस मकसद से आई हो? कोई और खेल खेलने? बेचारा क्रेस्ट। इससे पहले कि सेबल कुछ कहती, सोलियल रिवन को लेकर दूर चली गई। सेबल वहीं खड़ी उन्हें साथ जाते देखती रही। उसकी मुट्ठी भिंज गई। उसने पहली बार महसूस किया कि दिल फटने का दर्द क्या होता है। पार्टी के बाद सेबल एक खतरनाक खामोशी ओढ़े घर लौटी। क्रेस्ट ने तुरंत इस भांप लिया और संभल कर रहने लगा। उसके आसपास मंडराने लगा, प्यार से बातें करने लगा। उस शाम वह उसके लिए दूध लेकर कमरे में आया। सेबल, तुम आजकल काफी परेशान हो, क्या मैं तुम्हारा सिर दबा दूं? याद है जब हम मिले थे, वो एक बार जब मैं बिल्ली बचाने पेड़ पर चढ़ा और गिरते गिरते बचा। तुम्हारी मदद के बाद हम साथ हुए थे। मैं तब भी तुम्हारे लिए ऐसा करता था। तुम कहती थी अच्छा लगता है। वह पुरानी यादों से उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था, पर सेबल की त्योरियां चढ़ती गईं। न जाने क्यों उसे एक पुरानी याद आ गई। फेंग परिवार का एक पुराना नौकर जो फुसफुसाता था कि क्रेस्ट को बचपन से जानवरों से नफरत थी, कि उसने पड़ोसी की बिल्ली को चोरी से मार डाला था। और फिर उसे रिवन की कही एक बात याद आई, तीखी और तंज भरी, जिसे वो हमेशा ऐसा सोचकर टाल देती थी कि रिवन बस मुसीबत खड़ी कर रहा है। पर इस पल सब कुछ साफ हो गया। उसने शांति से क्रेस्ट का हाथ अपने सिर से हटा दिया। सब ठीक है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। क्रेस्ट के पास कोई जवाब नहीं था। उसने जोर नहीं दिया। वह चुपचाप बाहर चला गया। कुछ दिन बाद सेबल का काबिल असिस्टेंट पुरानी फाइल्स देख रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा मिला, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी जो सालों से दबाई गई थी। यह रिवन की मां के एक्सीडेंट से जुड़ी थी। रिपोर्ट के अनुसार वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, साफ संकेत थे कि यह जानबूझकर रची गई थी। और जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, हार्लन, जिसने फेंग ग्रुप पर कब्जा कर लिया। तभी सेबल के एक मुखबिर ने फेंग ग्रुप से एक जरूरी संदेश भेजा। फेंग ग्रुप अब सिर्फ एक खोखला ढांचा है। हार्लन ने पिछले कुछ सालों में भारी पैसा निकाला है, जिसे उसने विदेशी ट्रांजैक्शन के जाल में छुपा दिया है। और क्रेस्ट और वीरा माँ और बेटा सिर्फ जानते नहीं थे, वे इसमें पूरी तरह शामिल थे। फेंग ग्रुप कर्ज में डूबा है, डूबने की कगार पर है। लेकिन सेबल के होश तब उड़ गए जब उसने एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग सुनी। क्रेस्ट एक दोस्त से बात कर रहा था। उस वक्त मैंने खुद को उस सीढ़ी से जानबूझकर गिराया था। वो बिल्ली बचाने का सारा ड्रामा नकली था। मुझे चाहिए था कि सेबल मुझ पर ध्यान दे। उसके जैसी लड़कियां ऐसी हरकतों पर तुरंत फिदा हो जाती हैं। वो बगीचे वाला वाकया, वह भी मेरा नाटक था। मुझे पता था सेबल बाहर आने वाली है, तो मैंने सही वक्त पर उसके सामने चलने की टाइमिंग सेट की। और क्लब में लाइट रिग मैंने ही किसी को पैसे देकर ढीला करवाया था। चोट गहरी देनी थी, पर खरोंच ही आई, काम फिर भी हो गया। और रिवन, वह खुद को समझता क्या है? मुझसे मुकाबला करेगा? सेबल का दिल हमेशा से मेरा था। बस एक छोटी ट्रिक और उसने सब सच मान लिया। रिवन को तो मैंने जेल तक करवा दिया था। अब जाकर सेबल को सच दिखाई दिया, जिसे वो अपने जीवन का प्यार समझती थी। वो शुरुआत से ही एक झूठ था, और रिवन को उसने जो भी घाव दिए वो उसी झूठ की बुनियाद पर थे। वह कितनी बड़ी बेवकूफ थी। इस माँ बेटे ने उसे कठपुतली की तरह नचाया। सेबल के पैर लड़खड़ा गए। वह फर्श पर गिर पड़ी, चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने तुरंत क्रेस्ट को बुलवाया। जब उसने सबूत उसके सामने फेंके तो उसने पहले इंकार किया, पर अकाट्य सबूतों और सेबल के गुस्से के आगे उसकी हिम्मत टूट गई। वह गिर पड़ा और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे रिवन से जलन होती थी। मैं बस चाहता था कि तुम मुझे ज्यादा अहमियत दो। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। एक मौका और दे दो। सेबल ने क्रेस्ट की गिरी हुई हालत को देखा। उसे कोई दया नहीं आई, सिर्फ घिन हुई। और उसी वक्त रिवन का चेहरा उसके मन में उभर आया। इतनी तकलीफ के बाद भी रिवन ने कभी भीख नहीं मांगी। अब सब साफ था। जिसे उसका दिल चाहता था वो क्रेस्ट नहीं, बल्कि वो भ्रम था जो उसने रचा था। सच तो वो रिवन था, जीवंत और सच्चा, जिसने उसे अपना सब कुछ दिया, तब भी जब उसने उसे बर्बाद कर दिया। क्रेस्ट के लिए उसका प्यार सिर्फ एक धोखा था।
सच सामने आने के बाद सेबल पूरी तरह निर्मम हो गई। उसने हार्लन को लूटा हुआ सारा पैसा वापस करने का आदेश दिया और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सबूत पुलिस के हवाले कर दिए। उसने क्रेस्ट से सारे नाते तोड़ लिए, पूरी तरह और हमेशा के लिए। पर यह करने के बाद उसे सुकून नहीं मिला। उसे बस एक खालीपन महसूस हुआ। रिवन, मैं बहुत दर्द में हूं। तुम कहां हो? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। अगर उसे उम्मीद की छोटी सी भी किरण दिखती तो वह अपना सारा मान सम्मान दांव पर लगाने को तैयार थी। वह उस विला के बाहर गई और इंतजार करने लगी। शाम के 7 बजे उसने अपने हाथ में एक पेपर बैग लिया था जिसमें वो केक था जो रिवन को बहुत पसंद था। उसे याद था कि रिवन को मीठा कितना पसंद था, खासकर जब उसका मूड खराब होता। मिठास उसे शांत कर देती थी। पर वह पूरी रात उस कार में बैठी रही जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं, जब तक वह पूरी तरह टूट नहीं गई। और फिर एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार गेट पर आकर रुकी। रिवन बाहर निकला, दूसरी तरफ गया और सोलियल के लिए दरवाजा खोला। सोलियल ने प्यार से उसके बाल बिखेरे और कुछ ऐसा कहा कि रिवन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसका वो हंसना कितना बेफिक्र था। यह नजारा सेबल के दिल के पार निकल गया। उसने दरवाजा खोला और उनकी ओर बढ़ी। रिवन, क्या हम बात कर सकते हैं? रिवन ने मुड़कर देखा। उसे देखते ही उसकी भौहें तन गईं। मिस शेन, तुम यहाँ क्यों हो? हमारे बीच कोई बात नहीं बची। सेबल ने एक हताश कदम आगे बढ़ाया, अपने फोन में सबूत दिखाने की कोशिश करने लगी। रिवन, प्लीज सुनो। मैंने क्रेस्ट और उसके परिवार की करतूतों का पता लगाया है। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। गार्डन क्लब की लाइट, तुम्हारी माँ का हादसा, कुछ भी तो एक्सीडेंट नहीं था। ये सब उनकी साजिश थी। मैं अंधी थी, बेवकूफ थी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात कहती, रिवन ने हाथ उठा दिया। तो सच सामने आ गया। और अब क्या? तुम्हें क्या लगा तुम रोते हुए आओगी और मैं मान जाऊंगा? तुम्हारा पछतावा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। नुकसान हो चुका है। तुम्हारे द्वारा ठुकराए जाने की जिल्लत, वो किसी कचरे से कम नहीं। डिटेंशन सेंटर में हाथ तुड़वाने का दर्द, ये चीजें सिर्फ तुम्हारे सॉरी बोलने या सबूत दिखाने से खत्म नहीं हो सकती। बात करते हुए रिवन की नजर उसके हाथ के बैग पर पड़ी। वह थोड़ा हंसा, पर उसमें कोई हंसी नहीं थी। अभी भी मेरा पसंदीदा बेकरी याद है। काफी कोशिश की है मिस शेन, दुनिया के दूसरी तरफ से मंगवाया है। उसने ऊपर देखा। सेबल का चेहरा फीका पड़ गया था। पर अब मैं मीठा नहीं खाता। बहुत ज्यादा, बहुत मीठा। इतना कहकर रिवन मुड़ा और सोलियल के साथ गेट के अंदर चला गया। भारी दरवाजा बंद हुआ और सेबल बाहर ही रह गई। वह वहीं खड़ी रही, चुपचाप, बेजान। उसके हाथ में मौजूद वो बैग बहुत भारी महसूस हो रहा था। विला के अंदर रिवन ने दरवाजे से पीठ टिका दी और धीरे से फर्श पर बैठ गया। वह दर्द को छुपा नहीं सकता था। छाती में अब भी टीस थी, लेकिन सबसे ज्यादा वह राहत महसूस कर रहा था। छोड़ देना उतना मुश्किल नहीं था। सोलियल उसके बगल में बैठ गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिवन, मैं यहां हूं, तुम मेरे पास हो। यह सब पीछे छूट गया। हाँ, सब पीछे छूट गया। बाहर बारिश और तेज हो गई। सेबल उसी बारिश में खड़ी थी, खोई हुई। उस खिड़की को देख रही थी जो उसके लिए कभी नहीं खुलेगी। उसकी आंखें खाली थीं। वह जानती थी जो उसने खो दिया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। जब वह घर लौटी तो उसने खुद को दिनों तक कमरे में बंद रखा। किसी से न मिली, किसी काम को न छुआ, बस आसमान को ताकती रही। रिवन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो नजर, जैसे वो कोई अजनबी हो। वह इसे भूल नहीं पा रही थी। वह मान नहीं पा रही थी कि रिवन ने उसे काट दिया है या उसके पास कोई और औरत खड़ी है। पर होश में आने के बजाय उसकी हार ने उसके अंदर कुछ और जगा दिया। उसके हड्डियों में एक तड़प, कब्जा करने की चाह। सेबल कभी भी अपनी चाहत पाने में नाकाम नहीं रही। रिवन, अब मैं साफ देख सकती हूं, तुम्हें वापस आना होगा। उसके मन में एक सनक ने जन्म लिया। उसे एक ऐसा जाल बुनना होगा जहां रिवन के पास उसके पास आने के अलावा कोई रास्ता न हो। उसने फोन उठाया और अपने चीफ असिस्टेंट को कॉल किया। हमारे सारे रिसोर्स लगा दो, पता करो रिवन की सबसे बड़ी डील कौन सी है। कुछ भी हो, मुझे उसमें शामिल होना है। उसका असिस्टेंट बहुत तेज था। रिपोर्ट तुरंत आ गई। रिवन की टीम एक सदी पुराने लग्जरी हाउस के साथ ग्लोबल एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातचीत कर रही थी। वे आखिरी स्टेज पर थे। सेबल की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत शेन ग्रुप के नाम से ब्रांड हेडक्वार्टर को पार्टनरशिप प्रस्ताव भेजा। एक ऐसी डील जिसमें उसे फायदा कम था, लेकिन एक शर्त थी, रिवन की साइनिंग को डिले करना। शेन ग्रुप का रसूख, खासकर एशियाई मार्केट में, बहुत बड़ा है। इस प्रस्ताव को देखकर ब्रांड के लीडर्स झिझक गए। अगले दिन होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया और इवैल्यूएशन की बात कही गई। जब खबर रिवन की टीम तक पहुंची तो माहौल ठंडा पड़ गया। मैनेजर का चेहरा तनाव से भर गया। उसने रिवन को देखा। रिवन आईने के सामने खड़ा था, अपनी फिल्म के डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था। खबर सुनते ही उसका चेहरा सपाट हो गया। बिल्कुल, यह सेबल का स्टाइल है। वह उसे झुकाना चाहती है। सोलियल सोफे पर लेटी थी, फोन देख रही थी। लेकिन खबर सुनते ही उसने फोन रखा और रिवन के पास आकर खड़ी हो गई। रिलैक्स, मैं यहां हूं। सेबल की पहुंच सीमित है। जब कॉन्फ्रेंस दोबारा तय हुई तो ब्रांड के बोर्डरूम में बड़ी स्क्रीन पर विंडो खुली। रिवन, सोलियल की टीम और सेबल, मीटिंग शुरू हुई। ब्रांड सीईओ ने अपने शब्द सावधानी से चुने। शेन ग्रुप की पार्टनरशिप को ज्यादा फायदेमंद बताया। उसकी झिझक साफ झलक रही थी। सेबल को मौका मिल गया।
शेन ग्रुप को आपके ब्रांड पर बहुत भरोसा है। हम मानते हैं कि यह पार्टनरशिप दोनों के लिए जीत होगी। जहां तक एम्बेसडर की बात है, मुझे लगता है कि इस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि व्यक्ति की इमेज ब्रांड के मूल्यों से मेल खाए। उसने सीधे रिवन का नाम नहीं लिया, पर इशारा साफ था कि रिवन शायद इस रोल के काबिल नहीं है। मीटिंग में सन्नाटा छा गया और फिर सोलियल की धीमी आवाज आई, मिस शेन, बहुत समय हो गया। बताओ, क्या घर पर तुम्हारा मन नहीं लगता कि तुम यहां तक आ गई ये बताने की फैशन वर्ल्ड में कौन कास्ट होगा? उसने सीईओ की ओर देखते हुए फर्म आवाज में कहा। चार्ली, रिवन की इमेज, प्रोफेशनलिज्म और इन्फ्लुएंस खुद बोलते हैं। शेंग फैमिली फाउंडेशन लंबे समय से आपकी सबसे बड़ी आर्ट स्पॉन्सर्स में से एक रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके ब्रांड के सिद्धांतों बहुत सम्मान करता हूं। मेरा मानना है कि रिवेन को अपना ग्लोबल एम्बेसडर चुनना ही एकमात्र सही फैसला है। रही बात बाहरी दखलंदाजी की, बिजनेस के अपने नियम होते हैं। जो बातें यहां मायने नहीं रखती उन्हें मेज पर मत लाओ। रिवेन आज जहां है अपनी मेहनत और हुनर की वजह से है, न कि किसी की मेहरबानी से, और उसे ऐसी डील मंजूर करने की कोई जरूरत नहीं जो शर्तों के साथ आती हैं। सोल के शब्द किसी जोरदार तमाचे की तरह लगे जिससे सेबल और पूरी महफिल हिल गई। यूरोप में शेंग परिवार की जड़ें शेन ग्रुप से कहीं ज्यादा मजबूत और पुरानी हैं। अब बारी रिवेन की थी। उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता के साथ ब्रांड के 100 साल के इतिहास, उसकी कलाकारी और उस रूह के बारे में बात की जो उसकी हर चीज में झलकती है। उसने अपने सफर और विजन को जोड़कर ब्रांड के लिए एक बेहद प्रभावशाली रास्ता पेश किया। वह सटीक और आत्मविश्वासी था, पूरी तरह से एक सुपरस्टार। बोर्ड के अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में साफ प्रशंसा थी। उनकी सारी हिचकिचाहट गायब हो चुकी थी। सीईओ ने तुरंत फैसला सुना दिया, एकदम सही, वही चुना गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। सेबल की स्क्रीन सबसे पहले काली हुई। वह अपने ठंडे खाली दफ्तर में बैठी डायलर टोन सुन रही थी और उसकी उंगलियां कसी हुई थीं। उस रात उसने अपने असिस्टेंट पर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाला, जो बस बेजान सा सांसें थामे खड़ा रहा। क्यों? वह मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका क्यों नहीं दे रहा? रिवेन को जो चाहिए, दौलत, पहचान, रुतबा, मैं उसे सब दे सकती हूँ, 10 गुना नहीं 100 गुना। तो आखिर वो चाहता क्या है? असिस्टेंट उसे डर की हद तक पागल होते देखता रहा। एक पल झिझका और फिर दबी हुई आवाज में बोला, मैम, शायद रिवेन को कभी ये चीजें चाहिए ही नहीं थीं। इन शब्दों ने सेबल को सन्न कर दिया। अगर ये नहीं तो क्या? पहली बार वह वाकई उस सवाल के बारे में सोच रही थी जो उसने कभी खुद से नहीं पूछा था। बिना शर्त भरोसा, अटूट साथ या सिर्फ प्यार? वह बार बार सोचती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी जब वह ख्यालों में खोई थी, एक ब्रेकिंग न्यूज ने उसकी रगों में बर्फ जैसी सिहरन दौड़ा दी। ब्रेकिंग न्यूज, दक्षिण फ्रेंच ऑल्प्स में लगातार भारी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ और जमीन धंसने, मडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। रास्ते तबाह हो चुके हैं। हालात बेहद गंभीर हैं। तभी असिस्टेंट का जरूरी मैसेज आया, रिवेन उसी इलाके में है। आखिरी लाइन पढ़ते ही सेबल का दिल जैसे धड़कना भूल गया। रिवेन को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड के लिए एक चैरिटी शूट में हिस्सा लेने बुलाया गया था, उसी कस्बे के पास जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पूरे इलाके से संपर्क कट चुका है। वह जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता। उस वक्त सेबल एक अहम बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी, जो शेन ग्रुप की अगली दशक की रणनीति तय करने वाली थी। खबर मिलते ही वह बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठी और चल दी। बोर्ड के सभी सदस्य हैरान रह गए जब उसने कागजात वहीं गिरा दिए और बाहर निकल गई। फौरन एक प्लेन तैयार करो। नीस के लिए सबसे तेज रास्ता? नहीं, सीधे उस नजदीकी एयरपोर्ट जाओ जो अभी चालू हो। इलाके की हर रेस्क्यू टीम से संपर्क करो। सबसे बेहतरीन टीमें हायर करो। पैसों की चिंता मत करो, मैं खुद जा रही हूं। कॉर्पोरेट रणनीति, बिजनेस साम्राज्य, अब इन सबका कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, रिवेन को ढूंढना। घंटों बाद सेबल एक अनुभवी और अच्छी तरह से लैस रेस्क्यू टीम के साथ पहुंची और एक ऐसे छोटे एयरपोर्ट पर उतरने को मजबूर किया जो अभी भी विमान ले सकता था। मौसम बहुत खराब था। आसमान में घने काले बादल छाए थे। तेज हवा और बारिश सब कुछ चीर रही थी। एक पल गंवाए बिना सेबल हेलीकॉप्टर में सवार हुई और सीधे उस इलाके की तरफ बढ़ी जहां संपर्क टूट गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सका। वह सिर्फ जमीन के एक अपेक्षाकृत अस्थिर हिस्से के ऊपर मंडरा सकता था। क्रू की मनाही के बावजूद सेबल रस्सियों के सहारे सबसे पहले नीचे कीचड़ में कूदी। रेस्क्यू टीम लीडर ने सामने तबाह हुई सड़क, बाढ़ और गिरे हुए पेड़ों को देखा और उसका हाथ पकड़ा। रुकिए, आगे के हालात बहुत खतरनाक हैं। मिट्टी अभी भी खिसक रही है, आप अंदर नहीं जा सकती। बहस बंद करो, रास्ता दिखाओ। सेबल की आंखें लाल थीं। वह पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। बाढ़ का पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया था, जो हड्डियों को गला देने वाला ठंडा था। पहाड़ी से चट्टानें लगातार टूट कर गिर रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि किसी को भी उड़ा ले जाए। जब वे एक छोटे से मलबे को पार कर रहे थे, एक बड़ी चट्टान उनके पीछे की टीम की तरफ तेजी से लुढ़की, उसी टीम की तरफ जिसके पास जरूरी रेस्क्यू सामान था। बिना सोचे सेबल ने उस बैग को धक्का देने के लिए खुद को झोंक दिया। चट्टान उसके बाएं हाथ पर आ लगी। उसका किनारा सीधा हड्डी तक एक गहरा घाव बना गया। रुकिए,
टीम का एक सदस्य घाव पर पट्टी बांधने के लिए लपका, पर सेबल ने मना कर दिया, समय नहीं था। उसने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, घाव पर लपेटा और आगे बढ़ गई, जबड़े भींचे हुए। 10 घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें आखिरकार रिवेन एक ऊंचे इलाके पर बने क्लासरूम में मिल गया, जो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा था। रिवेन वहां कुछ टीचरों के साथ था। वह दर्जनों डरे हुए बच्चों को दिलासा दे रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था, कपड़े भीगे और गंदे थे, लेकिन वह शांत था। वह बच्चों को एक कहानी सुना रहा था, उनकी आंखों से डर को मिटाने की कोशिश कर रहा था। जब सेबल कीचड़ और खून से सनी हालत में दरवाजे पर डगमगाती हुई पहुंची तो सब सन्न रह गए, रिवेन भी। उसने ऊपर देखा और उसे देखते ही उसका चेहरा अविश्वास से जड़ हो गया। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड के लिए वक्त ठहर गया। सेबल ने रिवेन को वहां खड़े देखा, जिंदा और सुरक्षित, और जिस बोझ को वह हफ्तों से उठाए हुए थी वह एक पल में पिघल गया। उसे अपने हाथ का दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। वह लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और हर किसी के हैरान नजरों के बीच रिवेन को अपनी बाहों में भर लिया। रिवेन, रिवेन, तुम ठीक हो? रिवेन उसकी पकड़ में स्थिर खड़ा रहा, उसके दिल की तेज धड़कन को खुद पर महसूस करता रहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने ऊपर हाथ उठाकर उसकी पीठ थपथपाई और फिर उसे दूर किया, मजबूती से पर बेरुखी से नहीं। यहां आने के लिए शुक्रिया मिस शेन, मैं इसे नहीं भूलूंगा, मैं आपका कर्जदार हूं। सेबल की बाहें खाली रह गईं। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई जब उसने रिवेन का शांत, बेपरवाह चेहरा देखा। वह हिली नहीं, बस खड़ी रही। तभी बाहर से दूसरे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई दी। सोल दूसरी रेस्क्यू टीम और सामान के साथ आ गई थी। वह क्लासरूम में दौड़ी, उसकी आंखें सीधे रिवेन को ढूंढ रही थीं। उसे सही सलामत देखकर उसके चेहरे पर चैन साफ दिख रहा था। फिर उसकी नजर सेबल पर गई। जब उसने सेबल के हाथ का घाव देखा तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक आई, तेज और सतर्क। पास ही बने अस्थायी शेल्टर में डॉक्टर सेबल के घाव को साफ करने और टांके लगाने में लगे थे। घाव गहरा था, लेकिन सेबल को जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। उसकी आंखें बस रिवेन को देख रही थीं, जो यहां वहां काम में जुटा था। उसने झुककर अपने असिस्टेंट से धीरे से पूछा, क्या उसे मेरी चोट देखकर जरा सी भी फिक्र हुई? असिस्टेंट ने सेबल के पीले जिद्दी चेहरे को देखा और चुपचाप नजरें फेर लीं। जवाब उसकी खामोशी में ही था। यह रेस्क्यू ऑपरेशन शांत पानी में पत्थर की तरह था, जिसने हर देखने वाले के दिल में हलचल मचा दी थी। सोल ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सेबल ने रिवेन की खातिर बिना सोचे अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इस बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि रिवेन के लिए सेबल के जज्बात उसकी सोच से कहीं गहरे हैं और अब वह इंतजार नहीं कर सकती थी। फिर राहत कार्य स्थिर होने की पिछली रात, जब रिवेन की टीम घर लौटने की तैयारी कर रही थी, सेबल ने कोई बड़ा तामझाम नहीं किया। कोई शोर नहीं, कोई मंच नहीं, बस एक पहाड़ी के पास जहां तारे साफ दिख रहे थे। बस वे दोनों, हवा ठंडी थी। सोल ने अपने पास बैठे रिवेन को देखा, जिसका चेहरा आसमान की तरफ था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रिवेन, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे लंबे समय से कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब सही वक्त है। मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि बचपन में मैं तुम्हें कितनी परेशान करती थी, हमेशा तुम्हारे रास्ते में आती थी, झगड़े करती थी। सच तो यह है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम्हारा ध्यान कैसे खींचूं। तुम बहुत चमकते थे, जैसे एक छोटा सूरज हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। वह नासमझ, झगड़ालू रूप ही एकमात्र तरीका था जिससे मैं सुनिश्चित कर सकूं कि तुम्हें याद रहे कि मेरा अस्तित्व भी है। फिर हम बड़े हो गए और मैंने अपने दिन बार में शराब पीकर बिताने शुरू किए, क्योंकि तुम्हें दुख में देखना वह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने खुद को सुन्न कर लिया। मैं चाहती थी कि तुम मुझे देखो, ये जानो कि चोट लगने पर भी कोई था जिसे मैं चाहिए थी। जब तुम विदेश गए मैं फौरन पीछे गई, किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तुम मुझे बचपन से पसंद हो। वह बात खत्म करने के बाद रिवेन देर तक खामोश रहा। पिछले 3 सालों में सोल ने उसके लिए जो भी किया था, एक एक छोटी चीज उसे याद थी। जब वह विदेश में अकेला था तो वह उसके साथ बैठी थी। जब उसका करियर लड़खड़ाया तो उसने चुपचाप उसे संभाला और रात भर जागकर उसका ख्याल रखा जब वह बीमार था, और उसने कभी उसे मजबूर नहीं किया। अब सोल अचानक झुककर उसका हाथ थाम लेती है। रिवेन, मैं जानती हूं तुम्हारे अंदर अभी भी ऐसे जख्म हैं जिन्हें तुम पूरी तरह नहीं भुला पाए हो। मुझे जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर सकती हूँ। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर सही तरीके से तुम्हारे साथ रहने का मौका दोगे? रिवेन ने सोल की तरफ देखा। वह लड़की जो उसके साथ बड़ी हुई, जो हंसी लड़ी, जिसने उसे पागल किया और जरूरत के वक्त कभी साथ नहीं छोड़ा। वह काफी देर खामोश रहा। सोल का दिल बैठने ही वाला था, तभी रिवेन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुमने मुझे अपने जज्बात बताए हैं, मेरा जवाब हमेशा हाँ ही होगा। सोल खिल उठी। उसने कसकर उसे गले लगा लिया। उनका रिश्ता सार्वजनिक तो नहीं हुआ, लेकिन अपनों के बीच यह राज नहीं था। हालांकि जब यह खबर सेबल तक पहुंची तो बर्दाश्त से बाहर थी। वह उस वक्त अस्पताल में थी, अपना इलाज करा रही थी। बारिश और खोज के दौरान उसके घाव में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे इतना तेज बुखार हुआ कि उसे भर्ती होना पड़ा। जब असिस्टेंट ने धीरे से यह खबर दी तो सेबल एक पल के लिए जम गई,
फिर वह बिस्तर से उठ बैठी, हाथ से ड्रिप नोच फेंकी और सब कुछ तहस नहस करने लगी। यह मुमकिन नहीं था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सोल को यह हक किसने दिया? सेबल ने डॉक्टरों और अपने असिस्टेंट की अनसुनी की और खुद को डिस्चार्ज कर लिया। वह सीधे रिवेन के विला गई, पूरी तरह भूल गई कि उसका हाथ अभी भी पट्टियों में लिपटा था, भूल गई कि उसे अभी भी तेज बुखार था। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, रिवेन के पास जाओ और उससे जवाब मांगो। रात गहरी और अंधेरी थी। वह विला के बंद लोहे के दरवाजे तक लड़खड़ाती हुई पहुंची और ठंडी सलाखों पर अपनी मुक्के मारने लगी। उसकी आवाज फट रही थी जब वह चिल्लाकर उसका नाम पुकार रही थी। रिवेन, बाहर आओ, मुझे बताओ ये सच नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गलत थी, मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे बस एक और मौका दो। रिवेन, सिक्योरिटी जल्दी पहुंच गई। कई बड़े गार्ड्स उसे काबू में करने आगे बढ़े। वह लड़ती रही, एक पल के लिए नहीं रुकी, बस चिल्लाती रही। आखिरकार उसे दरवाजे से घसीट कर ले जाया गया और गाड़ी में धकेल दिया गया। विला की दूसरी मंजिल पर पर्दा हल्का सा हिला। रिवेन पर्दों के पीछे खड़ा नीचे का तमाशा देख रहा था। उस औरत को देख रहा था जो कभी खुद को सबसे ऊपर मानती थी। उसे किसी पागल की तरह वहां से ले जाया जा रहा था। उसका चेहरा बेजान था। फिर उसने पर्दा बंद कर लिया। अगले दिन रिवेन खिड़की के पास धूप में बैठा हाल ही में मिली एक फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। वहीं सोल लैपटॉप के साथ कालीन पर बैठी थी, ईमेल देख रही थी और कभी कभी उसकी तरफ देख लेती। खामोशी अचानक एक नोटिफिकेशन की आवाज से टूटी। एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट। फैंग ग्रुप के चेयरमैन हार्लन को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। फैंग ग्रुप के शेयर तुरंत गिर गए। कंपनी ने दिवालियापन की घोषणा की और लिक्विडेशन का ऐलान कर दिया। फैंग ग्रुप के पतन की एक गहरी जांच से पता चला कि इस सटीक हमले के पीछे किसी रहस्यमयी वित्तीय शक्ति का हाथ हो सकता है। बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर छा गई। रिवेन ने उन्हें स्क्रॉल किया। उसकी उंगली एक पल के लिए रुकी। उसकी नजर न्यूज फोटो पर पड़ी। हार्लन पत्रकारों से घिरा हुआ था। उसके चेहरे का अहंकार डर और शर्म में बदल चुका था। रिवेन के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह ऐसा लग रहा था मानो कोई ऐसी कहानी देख रहा हो जिसका उससे कोई लेना देना न हो। सोल ने लैपटॉप एक तरफ रखा, उसके पास आई और उसकी बाहों में सिमट गई, बिना किसी शब्द के, बस इस खामोश एहसास के साथ कि वह अकेला नहीं है। अगले कुछ दिनों तक फैंग परिवार को लेकर खबरें और खुलती गईं। वेरा ने बचे हुए काले धन के साथ देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एयरपोर्ट पर पहले से इंतजार कर रही थी। रेस्टोरेंट में क्रेस्ट अपनी पिता की सुरक्षा खो चुका था। परिवार की दौलत खत्म हो चुकी थी और अपनी मां को गिरफ्तार होते देख वह पूरी तरह टूट गया। उसने सेबल से संपर्क करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह शायद उसकी मदद के लिए अभी भी परवाह करती हो, लेकिन शेन ग्रुप के हेडक्वार्टर की लॉबी में सेबल के असिस्टेंट ने उसे रोक दिया। वह सेबल का चेहरा तक नहीं देख पाया। कुछ समय बाद एक गपशप साइट ने रिपोर्ट की कि क्रेस्ट को शहर के बाहर एक मनोरोग केंद्र में भर्ती कराया गया है। रिवेन ने न्यूज फीड बंद की, उठा और खिड़की की ओर जाकर दूर तक देखने लगा तो सेबल ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। अब सब खत्म हो गया है रिवेन। हाँ, सब खत्म हो गया। सारी कड़वाहट, उसका हर एक अंश फैंग परिवार के पतन और क्रेस्ट के अंत के साथ मिट गया। यह वो पल है जब रिवेन आखिरकार अपने अतीत से पूरी तरह आगे बढ़ गया। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रेड कार्पेट सितारों से भरा था। रिवेन अपनी बाहों में सोलेल को लिए चल रहा था। जिंगबे में शेन ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर सेबल अंधेरे में छत तक फैली बड़ी खिड़कियों के सामने अकेली बैठी थी। कमरे में एकमात्र रोशनी टेलीविजन से आ रही थी, जिस पर पुरस्कार समारोह सीधा प्रसारित हो रहा था। जब कैमरा रिवेन और सोलेल के क्लोजअप पर गया तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। परिणामों की घोषणा की गई। रिवेन ने उस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो मानवीय स्वभाव की जटिलता को बेहद ईमानदारी के साथ उजागर करती है। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, पूरा ऑडिटोरियम सम्मान में खड़ा हो गया। रिवेन ने मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण किया। उसने एक संक्षिप्त भाषण दिया, निर्देशक और क्रू को धन्यवाद दिया। फिर उसकी नजरें नीचे भीड़ में सोलेल पर जा टिकीं। और आखिर में, एक शख्स है जिसे मुझे धन्यवाद देना है, मेरा प्यार सोलेल। मेरे साथ खड़े रहने और हर मुसीबत में मुझे ताकत देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह पुरस्कार आधा तुम्हारा है। कैमरा सोलेल पर गया। वो पहले से ही खड़ी थी और उसने हॉल के पार से रिवेन को फ्लाइंग किस दी। सेबल ने जोर से टीवी बंद कर दिया। अंधेरे में वो हाँफने लगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर यह तमाशा नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। आफ्टर पार्टी का आयोजन पुरस्कार समारोह के आधिकारिक होटल में किया गया था। आधी रात बीत चुकी थी जब रिवेन और सोलेल अंततः वहां से निकले, सहायकों और सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, एक आकृति खंभे के पीछे से लड़खड़ाती हुई बाहर निकली और उनका रास्ता रोक लिया। यह सेबल थी। उसकी नजरें रिवेन पर टिकी थीं। मुझसे बस बात कर लो, सिर्फ 5 मिनट, नहीं 3 मिनट ही सही। बस मुझे एक मौका और दे दो, बस आखिरी बार। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम्हारे बिना मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा। सोलेल तुरंत आगे बढ़ी। सेबल, अपनी हालत देखो, होश में आओ। रिवेन मेरे साथ है, वो खुश है। कृपया उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करो। खुश? तुम्हें उसे खुशी देने का हक किसने दिया?
तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो? क्या तुम्हें पता है उसे सर्दियों में जल्दी ठंड लगती है और वो नींद में कंबल खींच लेता है? क्या तुम्हें पता है वो तीखा बर्दाश्त नहीं कर सकता पर फिर भी खाता है और बाद में ठंडा पानी मांगता है? क्या तुम्हें पता है वो रिवेन की आवाज ने बीच में ही टोक दिया, सेबल, अतीत को वहीं रहने दो जहां वो है। हमारे बीच जो था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। वो खत्म नहीं हुआ था, वो भला खत्म कैसे हो सकता है? सेबल ने रिवेन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सोलेल उनके बीच आ गई। उस गहमागहमी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पार्किंग के प्रवेश द्वार पर एक काली कार, जिसका ड्राइवर शायद नशे में था या जिसका गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया था, अनियंत्रित होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। सीधे उनकी ओर संभलो, सोलेल ने पहले प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई और उससे भी तेज था। इससे पहले कि कोई समझ पाता क्या हो रहा है, सेबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रिवेन को धक्का देकर कार के रास्ते से हटा दिया, जो सड़क के किनारे सबसे करीब खड़ा था। उस धक्के की ताकत उसे सीधे गाड़ी की चपेट में ले आई। एक भारी दबी हुई आवाज। सेबल का शरीर हवा में ऐसे उछला जैसे डोर कटी हुई पतंग। ट्रॉमा रूम की लाइटें पूरी रात जलती रहीं। रिवेन और सोलेल कॉरिडोर की बेंच पर जागते रहे। जब सुबह आसमान में सफेदी फैली तो दरवाजा खुला। डॉक्टर थककर बाहर आए और उन्हें बताया कि सेबल की चोटें गंभीर हैं, कई फ्रैक्चर हुए हैं और अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है। टीम की पूरी कोशिशों के बाद वो खतरे से बाहर है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। उसे कड़ी निगरानी में रखने की जरूरत है। रिवेन ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके सीने का बोझ कम नहीं हुआ। उन्होंने आईसीयू के बाहर एक और पूरा दिन और रात बिताया। तब जाकर सेबल की हालत इतनी स्थिर हुई कि उसे सामान्य कमरे में भेजा जा सके। सोलेल रिवेन के साथ उसे देखने गई। सेबल अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। उसके शरीर में ट्यूब्स लगी थीं। चेहरा पीला था, पहले से बहुत दुबली हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने रिवेन को अंदर आते देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक आवाज निकाली, रिवेन। सोलेल ने रिवेन के कंधे को धीरे से थपथ पाया, इशारा किया कि वो बाहर इंतजार करेगी और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। रिवेन बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। डॉक्टर कहते हैं कि तुम फिलहाल खतरे से बाहर हो। सेबल उसे देखती रही, उसे अपनी नजरों में बसा लेना चाहती थी और धीरे से आईवी ड्रिप के बिना वाला हाथ उठाया, उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन जब उसने रिवेन की आंखों में वो दूरी देखी तो उसका हाथ गिर गया। मुझे माफ कर दो, रिवेन। और फिर शब्द धीरे धीरे और लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। शुरुआत से लेकर कैसे क्रेस्ट ने उसे धोखा दिया, उस पल तक जब उसे अपने एहसासों का पता चला। लेकिन गर्व और जिद्द ने उसे कभी स्वीकार नहीं करने दिया, और उसे खोने का दर्द, वो पछतावा जो कभी नहीं जाता। वो बार बार माफी मांग रही थी, बार बार अपने प्यार का इजहार कर रही थी, खुद को आखिरी कतरे तक बेइज्जत कर रही थी। रिवेन, मैं जानती हूं कि मेरे साथ जो हुआ मैं उसकी हकदार थी, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगती हूं, बस एक मौका और दे दो। मुझे बाकी की जिंदगी इसे सुधारने में बिताने दो। तुम्हारे बिना जिंदा होना जैसे कुछ नहीं है। रिवेन चुपचाप सुनता रहा, उसे बोलने दिया जब तक उसकी आवाज थकान से गायब न हो गई। फिर वो बोला, सेबल, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। सेबल की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन रिवेन के अगले शब्दों ने उसे पूरी तरह बुझा दिया। लेकिन प्यार न तो आभार है, न ही अपराध बोध। हमारे बीच जो था वो बहुत पहले खत्म हो गया था। उस दिन जब तुमने क्रेस्ट की खातिर मुझे उस डिटेंशन सेंटर में डलवाने के लिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, मुझे वहां तड़पने दिया। हर बार जब तुम उस पर यकीन करने और मुझे बिना झिझक चोट पहुंचाने को चुनती थी, तभी सब खत्म हो गया था। सेबल, हम यहीं खत्म करते हैं। वो खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दरवाजे की ओर चल दिया। बाहर सोलेल उसका इंतजार कर रही थी। रिवेन उसके पास गया, बिना एक शब्द कहे उसका हाथ थामा और पीछे मुड़कर देखे बिना उस कमरे से दूर चला गया। सेबल अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रही, खाली दरवाजे को देखती रही, उस आदमी की पीठ को देखती रही जो जा चुका था। आंसू अपने आप गिरने लगे। समय बीतता गया, 1 और साल गुजरा और रिवेन का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन निर्देशकों में से एक की एक महाकाव्य फिल्म साइन की, जिसमें उसने युद्ध के बीच अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले एक आदमी की भूमिका निभाई। उसका अभिनय असाधारण था, रूह को झकझोर देने वाला। सिनेमा में सबसे बड़ा सम्मान माने जाने वाले समारोह में जब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल गूंज उठा। रिवेन शांत भाव से उठा, रोती बिलखती और मुस्कुराती सोलेल को गले लगाया, फिर उस मंच की ओर बढ़ा जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। स्पॉटलाइट के नीचे वो पुरस्कार थामे जिसने सब कुछ बयां कर दिया। उसने अपना भाषण दिया। कास्ट और क्रू का शुक्रिया, मेरे परिवार का शुक्रिया और उन सब का जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और आखिर में उसकी नजरें नीचे भीड़ में एक महिला पर जा टिकी। मैं इसे अपनी मंगेतर सोलेल को समर्पित करना चाहता हूं। तुम ही वो कारण हो जिससे मैं जानता हूं कि प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है। तुमने मुझे खुद का एक बेहतर संस्करण बनने का साहस दिया। सोलेल, मेरी बाकी की जिंदगी तुम्हारी है। कैमरा सोलेल पर गया। वो पहले से ही खड़ी थी। उसके हाथों ने दूरी के पार से ही आई लव यू के शब्द बनाए। कुछ समय बाद एक निजी एस्टेट में एक शांत और अंतरंग शादी हुई, जिसमें सिर्फ उनके करीबी परिवार वाले और दोस्त शामिल थे। धूप, हरी घास का मैदान, फूल, सफेद कपड़े।
रिवेन ने एक डिजाइनर मित्र का बनाया सूट पहना था, साफ सुरुचिपूर्ण, और वो सोलेल का हाथ थामे पंखुड़ियों से भरे रास्ते पर आगे बढ़ा। उनकी शादी का निमंत्रण अतीत के कुछ लोगों तक भी पहुंचा। जिंगबे में शेन ग्रुप मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर सेबल छत तक फैली उस विशाल खिड़की के सामने खड़ी थी। नीचे शहर की चहल पहल को देख रही थी। वो 1 साल पहले की तुलना में और दुबली हो गई थी। उसकी मेज पर एक शालीन वेडिंग कार्ड रखा था। शादी के दिन वो नहीं गई। वो सिर्फ उसी ऑफिस में गई जहां उसने और रिवेन ने अपनी जिंदगी के इतने घंटे साथ बिताए थे। उसके फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। कोई टेक्स्ट नहीं, बस एक फोटो। अपने सूट में रिवेन सुनहरी धूप में खड़ा कैमरे की तरफ ऐसी खुशी के साथ देख रहा था जो पूरी तरह से मुकम्मल थी। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन, सेबल, मैं तुम्हें माफ करता हूं और मैं खुद को भी आजाद कर रहा हूं। अपना ख्याल रखना। सेबल फोटो और शब्दों को घूरने लगी। कुछ किसी मुक्के की तरह उसके सीने पर जा लगा। उसका हाथ कांपने लगा जैसे उसने स्क्रीन पर रिवेन के चेहरे को छुआ। वो मुस्कान और फिर आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे, जो कांच पर भारी और तेजी से गिरने लगे। वो एक साथ हंसने और रोने लगी जैसे कोई अंदर से टूटकर बिखर रहा हो। और आखिर में उसने फोन को अपने सीने से मजबूती से लगा लिया, उस गर्माहट के खिलाफ जो अब भी वहां धधक रही थी।